माफियाज ऑब्सेशन। एपिसोड 1। स्टार मून क्लब, मुंबई का सबसे बड़ा और फेमस क्लब हाउस, जहां कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर बिजनेसमैन तक वन नाइट स्टैंड और अपने एंजॉयमेंट के लिए आते थे। जहां सब अपनी रात रंगीन करने और एंजॉय करने में मगन थे, वही क्लब के अंदर एक प्राइवेट रूम में करीब 30 साल का एक लड़का बैठा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके हाथ में एक गन थी और उसकी खतरनाक नज़रें उसके सामने बैठे कुछ लोगों पर टिकी थीं। वो अपने हाथ में पकड़ी गन को घुमाते हुए सामने बैठे लोगों को अपनी कातिल नज़रों से घूर रहा था। वो लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था, पर हैंडसम होने के साथ साथ वो एरोगेंट, रूड और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। गुस्सैल होने के साथ वो बहुत घमंडी भी था। उसके फेशियल फीचर्स शार्प और एलिगेंट थे। उसकी डार्क काली आंखें, जो ज्यादातर लाल ही रहती थीं, किसी को भी डरा देने के लिए काफी थीं। काली लंबी घनी पलकें, उसके काले सिल्की बाल जो जेल से सेट थे, फेस पर हल्की बियर्ड, लंबी तीखी नाक और डार्क हार्ड ब्लैक होंठ जो सिगरेट पीने की वजह से हो गए थे। उसका चार्म ऐसा था कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। पर उसका ऑरा वो आइए बैठे लोगों को डरा रहा था। उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थीं। उसके पीछे उसका असिस्टेंट रोहन खड़ा था, जो लगभग सेम एज का था और दिखने में वो भी उस शख्स की तरह ही हैंडसम और खतरनाक था। उसके सामने लोग हाथ जोड़कर जमीन पर बैठे खुद को छोड़ने की भीख मांग रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, साहब हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। वो अभी बोल ही रहा था कि एक बुलेट आकर उसके कंधे पर लगी। उसकी जोर की चीख निकल गई और कंधे से खून बहने लगा। उसके पास बैठे दो आदमी डर से कांपने लगे थे। सामने बैठे उस एरोगेंट लड़के के होंठों पर एक शैतानी स्माइल थी, पर आंखों में आग जल रही थी। उसने अपनी कठोर आवाज में कहा, अब मुझे ना नहीं सुनना है, इसलिए अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मुझे बता दो कि तुमने किसके कहने पर मेरे माल को गायब किया। दूसरा आदमी डर से कांपते हुए बोला, साहब मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानता। वे लोग अब भी उससे झूठ बोल रहे थे। ये देख उस लड़के का पेशेंस अब जवाब दे गया था। उसने अपनी पॉकेट में से एक शार्प चाकू निकाला और पलक झपकते ही उस आदमी के हाथ की उंगलियों को काट दिया। उस कमरे में फिर से दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। यह सारा नजारा देख रहा उसके बगल में बैठा आदमी पसीने से लथपथ हो गया। वो जोर से चीखा, मैं बताता हूं, आ आप हमें छोड़ देना। इतना बोलकर वो आगे बोला, रोहित खंडेलवाल है उसका नाम, उसने ही हमें भेजा था। यह सुनकर उस लड़के के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशंस आ गए। उसने अपनी गर्दन थोड़ी तिरछी की कि उसके पीछे हाथ बांधे खड़ा रोहन जल्दी से आगे आया और अपने हाथ में पकड़े तेज धार वाले खंजर को उस आदमी के सीने में उतार दिया। वो आप फिर से चीखें गूंजने लगीं। अब रोहन ने बारी बारी उन लोगों के सीने में खंजर घुसा दिया और कुछ ही सेकंड्स में तड़पते हुए उन तीनों का शरीर बेजान हो गया। वो आ का पूरा फ्लोर खून से लाल हो गया था। रोहन ने अपनी हाथ में पहनी वॉच में लगे एक बटन को दबाया। उसके कुछ सेकंड्स में ही वो आग कई लोग काले कपड़े पहने अंदर आ गए। उन्होंने सामने बैठे लड़के को सिर झुकाकर ग्रीट किया। फिर रोहन ने उनको वो सब मैस साफ करने को बोला, तो वे जल्दी से अपने काम पर लग गए। वो लड़का उस रूम से बाहर निकलकर क्लब के अंदर बार काउंटर पर जाकर बैठ गया। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट रोहन भी आ गया। उसने वो आ खड़े बारटेंडर को ड्रिंक बनाने को बोला और सामने डांस फ्लोर को देखने लगा, जहां कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। उस शख्स की नज़रें भी डांस फ्लोर पर ही थीं, पर तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर रुक गई, जो आज शायद इस क्लब में पहली बार आई थी। ये लड़का यहाँ ही आए दिन आता रहता था मीटिंग्स के लिए, इसलिए वो समझ गया कि वो लड़की आज नई है और अनकंफर्टेबल भी है। उस लड़की ने एक ब्लैक वन शोल्डर गाउन पहन रखा था। उसके लंबे खुले बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, उसकी डार्क ब्राउन आंखें और लंबी पलकें जो बार बार झपक रही थीं। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ उसकी आंखों में भरा गहरा काजल और होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगी थी। उसकी हाइट 5.2 इंच, पतला फिगर,
एकदम दूध सी गोरी स्किन और उसका चाँद सा चमकता चेहरा जो लाइट में और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो उसे वो आ खड़ी बाकी लड़कियों से अलग बना रही थी। उस लड़के की नज़र उस पर ठहर गई। तभी बारटेंडर ने उसे ड्रिंक दे दी। अब वो अपनी ड्रिंक पीते हुए उस लड़की को एकटक देखने लगा। उसके पास रोहन खड़ा था। वो भी सामने डांस करती लड़की को देख रहा था जो शायद आज पहली बार अपनी कुछ अमीर दोस्तों के साथ वो आई थी। उस लड़की की खूबसूरती को देख एक पल को तो रोहन भी उसे देखता ही रह गया था, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उस लड़की की ब्यूटी को देख कुछ लड़के उसके पास आने लगे थे। उस लड़की को अब और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था, तो उसने अपनी दोस्तों को देखा जो उससे कुछ दूरी पर डांस कर रही थीं। उसने देखा कि वे अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिजी हैं। उस लड़की ने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और वो आज से जाने का सोचा। वो डांस फ्लोर से नीचे जाने लगी। तभी एक लड़का जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की को अब डर लगने लगा था, पर अपने डर को छुपाते हुए उसने उस लड़के की आंखों में देखा और गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। उस लड़के ने हंसते हुए उस ब्यूटीफुल लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी हवस भरी गंदी नज़रों से देखते हुए सिडक्टिव आवाज़ में बोला, जाने मन, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, दोनों आज की रात एंजॉय करेंगे। जैसे ही उस लड़की ने लड़के की अजीब बात सुनी तो वो गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है ही। उस लड़के की नज़रें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गईं। वो उसे हवसी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम तो आज मेरे साथ ही जाओगी और आज रात मुझे सेटिस्फाई भी करोगी। आज तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की उसकी बात सुनकर अंदर से डर से घबराने लगी। उसने अपने चारों तरफ नज़रें घुमाईं, पर वो सब लोग अपने आप में बिजी थे। वो लड़की मायूस हो गई। उसने अपने हाथ को उस लड़के से छुड़ाने की कोशिश की, पर उस लड़के ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और भी टाइट कर दी। ये महसूस करते ही अब उस लड़की को डर लगने लगा था। वो अब उसे धक्का देने लगी थी, पर वो लड़का अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था, जिससे उन दोनों की बहस को न कोई सुन पा रहा था और न कोई देख रहा था। पर कोई था जिसकी नज़रें उन दोनों पर थीं और वो ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था। वो लड़का उस लड़की को खींचकर वो आसास से ले जाने लगा। वो लड़की उससे खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उस लड़के ने उसे नहीं छोड़ा और उसे खींचते हुए वो आस से दूसरी तरफ ले जाने लगा। वो लड़की अब जोर जोर से उससे खुद को छोड़ने के लिए कहने लगी और अब उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। पर तेज म्यूजिक बजने की वजह से किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ उसी म्यूजिक के बीच दबकर रह गई। पर कोई था जिसके हाथों की मुट्ठी अब कस चुकी थी। उसके हाथ में ड्रिंक से भरा ग्लास था जिस पर उसकी पकड़ मजबूत होने लगी, जिससे वो ग्लास उसके हाथ में ही टूट गया। चटक की आवाज़ हुई, पर उस लड़के को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस लड़के की आंखें लाल होने लगी थीं। जैसे ही उसका ड्रिंक ग्लास हाथ में टूटा, उसके कांच के टुकड़े हाथ में चुभ गए और उसमें से खून निकलने लगा। वो लड़का तो ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ हो। रोहन ने देखा कि उसके हाथ से ब्लड तेजी से निकल रहा था। वो उस लड़के से कुछ कहता उससे पहले ही वो लड़का जल्दी से उस तरफ चला गया जहां से अभी अभी वो लड़का उस लड़की को खींच कर ले गया था। उस लड़के को वो से ऐसे जाते देख रोहन भी उसके पीछे जाने लगा। वो लड़का उस लड़की को खींचते हुए एक खाली कॉरिडोर से होते हुए उसे एक कमरे में लेकर आ गया। उसने उस लड़की को उस कमरे में धक्का दिया तो वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे जमीन पर गिर गई। वो लड़का अंदर आया और डोर को अंदर से बंद कर उस लड़की के पास जाने लगा। उस लड़के ने अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला और उसे जमीन पर पड़ी लड़की की बाजू में लगा दिया। वो लड़की जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसका सिर दूसरी तरफ होने की वजह से उसे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी उस लड़के ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। उस लड़की की हल्की सी आह निकली। वो लड़की
उठने की कोशिश करने लगी, पर तभी उस लड़के ने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया। उसके बालों में बहुत तेज दर्द महसूस होने से उसके मुंह से आह निकल गई। वो अपने बालों को उस लड़के की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो लड़का उससे कहीं ज्यादा गुना ताकतवर होने की वजह से वो लड़की कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया और खींचकर बेड की तरफ ले जाने लगा। वो लड़की चिल्लाने लगी, आह, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। पर वो लड़का गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो तुम मुझे सेटिस्फाई करोगी, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतना बोलकर उसने उसे बेड पर धक्का दिया, जिससे वो लड़की सीधा बेड पर जाकर गिरी। उसे चोट तो नहीं लगी, पर वो बेड पर ऊपर तक उछल गई। उसकी तेज चीख निकल गई। आह! वो लड़की डरते हुए बेड पर पीछे की तरफ जाने लगी। वो लड़का हंसते हुए उसके पास जाने लगा। वो लड़की रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेड पर चढ़ा और उसने उस लड़की के पैर को पकड़कर खींचा तो वो लड़की बेड पर पूरी तरह से लेट गई। वो लड़का उसके ऊपर पूरी तरह से आ गया और उस लड़की के सुंदर चेहरे को देखकर बोला, जाने मन, अब अपना नाटक बंद कर। तुझे पैसे चाहिए ना, तो पहले मुझे सेटिस्फाई कर दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। वो लड़की अब भी रोते हुए बोली, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं वैसी लड़की नहीं हूं, प्लीज, मैं यहाँ पहली बार आई हूं, मुझे जाने दो। वो लड़का शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, हा 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 हा, अब तुम बस जैसे मैं करता हूं वैसा कर। वो लड़की अपनी गर्दन अना में हिलाने लगी। वो लड़का उस पर झुकने लगा। उस लड़की ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखकर उसे दूर हटाने की कोशिश की, पर तभी उस लड़के ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकने लगा। वो लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जाने दो। वो लड़का उसके ऊपर झुकने लगा, पर उस लड़के के होंठ उस लड़की की गर्दन को छू भी पाते उससे पहले एक तेज आवाज वो आगी हुई। क्लब के उस कमरे में उस लड़के ने लड़की को पूरी तरह से अपने नीचे दबा रखा था। वो लड़की चिल्लाते हुए उसे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर उस लड़के पर उसके रोने और चिल्लाने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह काम उस लड़के का रोज का हो। वो लड़का जैसे जैसे उस लड़की के ऊपर झुक रहा था, वो लड़की खुद को बचाने के लिए अपने सिर को इधर उधर घुमाने लगी, जिससे वो लड़का इरिटेट होने लगा। उसने गुस्सा करते हुए चिल्लाकर कड़क आवाज में बोला, शट अप ब्लडी बिच, और एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। उस थप्पड़ की तेज गूंज कमरे में गूंज गई। लड़की की तेज चीख निकली, आह! लड़की के गोरे गाल पर उस लड़के की पांचों उंगलियां छप गई थीं और उसके होंठ की किनारी भी फट गई थी, जिसमें से ब्लड निकलने लगा। उस लड़के ने थप्पड़ अपनी पूरी ताकत से मारा था, जिससे वो लड़की अपनी जगह पर सुन्न हो चुकी थी। उसके कान में अब भी उस थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही थी। अब उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। वो लड़का उसे गुस्से में घूरते हुए उसके ऊपर झुकने लगा, पर इस बार जब वो उसके ऊपर झुक रहा था तब वो लड़की हिली तक नहीं। लेकिन जैसे ही उस लड़के के होंठ लड़की की गर्दन को छू पाते, उससे पहले ही एक तेज आवाज वो आ हुई और उसी के साथ डोर के धड़ाम से गिरने की आवाज आई। डोर के टूटने की इतनी तेज आवाज थी कि वो लड़की, जो अब तक सुन्न थी, उसकी डर से चीख निकल गई और वो लड़का उसके ऊपर से साइड में गिर गया। जैसे ही उस लड़के ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक हैंडसम मगर डार्क ऑरा लिए लड़का अपनी जलती आंखों के साथ खड़ा उसे ही देख रहा था। बेड पर लेटा लड़का कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले वो लड़का तेजी से अंदर आया और उस लड़के को जोर से अपने पैर को ऊपर उठाकर किक मारी। उसके किक मारते ही वो लड़का धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके मुंह से एक तेज चीख आ निकल गई। जैसे ही वो लड़का जमीन पर गिरा, लड़की डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी थी। वो जल्दी से बेड से खड़ी हुई और वो आग से जाने के लिए मुड़ी कि एकदम से उसका सिर घूमने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक से किसी ने उसकी पतली सी कमर से थाम लिया और वो लड़की उसकी बाहों में झूल गई। उसकी आंखें भारी होने लगी थीं और उसे अपने शरीर में एकदम से गर्मी महसूस होने लगी।
उस लड़की ने अपनी अधखुली आंखों से सामने देखा तो उसे एक हैंडसम सा फेस दिखने लगा। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाकर उस लड़के के गले में लपेट लिया और हल्की सी स्माइल करके अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, प्लीज, प्लीज मुंह, मुझे बचा लो। मुंह, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतना बोलकर उसने अपने सिर को उस लड़के के सीने में घुसाना चाहा, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। वो लड़का उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसकी वो प्यारी सी हल्की स्माइल और उसके ब्यूटीफुल फेस को देखकर पता नहीं कैसे उस लड़के की हार्ट बीट तेज होने लगी थी। वो अभी अपनी बाहों में झूल रही सुंदर परी को देख ही रहा था कि उसे एक आवाज आई, अबे तू कौन है बे? यहाँ क्यों आया है? वो लड़का जो बेड की दूसरी साइड में जाकर गिरा था, वो अपनी जगह से खड़ा होकर उस लड़के को देखकर बोल रहा था। उस लड़के की आवाज़ सुनकर वो लड़का अपने सेंसेस में आया। उसने एक नज़र अपनी बाहों में झूलती पतली सी सुंदर परी को देखा, जो अपनी पलकें झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। जो इंजेक्शन उस लड़के ने लड़की को दिया था, उसकी वजह से उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। एक तरफ का गाल थप्पड़ की वजह से सूज गया था। अब उस लड़की को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वो अनईजी फील करते हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, प्लीज, प्लीज मुझे गर्मी लग रही है। मु, मुझे बचा लो। जैसे ही उस लड़के ने उसकी ये बात सुनी, वो एकदम से हैरान रह गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने जल्दी से उस लड़की को गोद में उठाया और उसे वो आखी से बाहर की तरफ ले जाने लगा। इससे पहले वो लड़का अपना एक भी कदम आगे बढ़ाता, उससे पहले ही उसके सामने वो दूसरा लड़का आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में उस लड़के को और उसकी बाहों में छुपी लड़की को देखकर दांत पीसते हुए बोला, तू मेरे सामने तो अभी बड़ा चिल्ला रही थी और अब उस लड़के की बाहों में कैसे छुपी है? तुझे पैसे ही चाहिए थे तो मैंने तुझे मना थोड़ी किया था। तुझे बोला तो था कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तू तब भी नाटक कर रही थी, पर अब देखो इसके पास आकर कैसे चुपचाप इसके सीने से चिपकी है। तुझे तो मैं अभी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू कभी किसी के साथ दोबारा नाटक करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर वो उस लड़के को घूरते हुए उसकी गोद में से उस लड़की को लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही उसे अपने मुंह पर एक जोर का पंच लगा, जिससे वो लड़का लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया। उस लड़के ने सामने देखा तो वो एक दूसरा हैंडसम लड़का गुस्से में खड़ा उसे ही देख रहा था। वो कोई और नहीं, असिस्टेंट रोहन था, जो उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया था। रोहन ने ही उसके मुंह पर पंच मारा था। उसे लगा था कि वो उसके बॉस को मारने वाला है, तो उसने जल्दी से अंदर आकर उसके मुंह पर पंच जड़ दिया। वो लड़का रोहन को देखकर गुस्से में बौखला गया। वो चिल्लाकर बोला, तुम दोनों हो कौन और क्यों मुझे मार रहे हो? अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो पहले मुझे इसके साथ आज की रात एंजॉय कर लेने दो। तुम दोनों कल इसके साथ जो कुछ करना हो कर लेना, पर आज की रात ये लड़की मेरी है और पहले ये मुझे सेटिस्फाई करेगी, उसके बाद तुम दोनों को। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर रोहन का पारा हाई होने लगा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उस लड़के के पास आकर उसके मुंह पर लगातार पंचेस मारने लगा। वो लड़का जिसने उस लड़की को अपनी गोद में ले रखा था, वो उस रूम से जाते हुए बोला, रोहन, इसे ब्लैक जेल ले जाना। इतना बोलकर वो लंबे लंबे कदम लेकर रूम से बाहर निकल गया और वो आज से वो अपने प्राइवेट रूम में आ गया। जैसे ही वो उस कमरे में आया, उस लड़की को लेकर सीधा वॉशरूम में घुस गया। उसने अंदर जाकर उस लड़की को नीचे खड़ा किया और कोल्ड शावर का टैप ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी जैसे ही उस लड़की के ऊपर गिरा, वो एकदम से कांपते हुए सिसकी भरी, शश। वो अभी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अब उस पर उस इंजेक्शन का असर होने लगा था। उसने उस लड़के की शर्ट को सीने के पास अपनी मुट्ठी में कस लिया था। शावर का ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। उस लड़के की हाइट 6.2 इंच थी, तो वो ही उस लड़की की 5.2 इंच। वो लड़की उसके सीने तक मुश्किल से आ रही थी। ऊपर से उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे, जिससे उसका सारा भार उस लड़के के ऊपर था। उस लड़के ने भी उस लड़की को कमर से पकड़ रखा था और उसकी गहरी नज़रें उस लड़की के लाल होते चेहरे पर थीं। अभी तक उस लड़के की नज़रें उस लड़की के चेहरे से नीचे नहीं गई थीं।
दोनों के कपड़े उनके बदन से पूरी तरह गीले होकर चिपक गए थे, पर अभी दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के चेहरे से नजरें कहीं और नहीं की थीं। दोनों ही एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। वो लड़का अनजाने में ही उस लड़की की आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल से तेज चल रही थी। उसके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, पर उसे अपनी बॉडी में गर्मी बरहती हुई महसूस होने लगी थी। वो न चाहते हुए भी उस लड़की के ऊपर झुक रहा था। वो लड़की जिसका सिर ऊपर की तरफ था, उसकी डार्क ब्राउन आंखें लड़के की गहरी आंखों में झांक रही थीं। उसका दिल जोरों से शोर मचा रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वो बस एकटक उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। उस पर ड्रग्स का नशा पूरी तरह से हावी हो गया था। वो लड़की जितना उस लड़के की आंखों में देख रही थी, वो उतनी ज्यादा मदहोश होती जा रही थी। उसे अब कोई होश नहीं रहा था। जैसे ही उस लड़के का चेहरा लड़की के चेहरे के बिल्कुल पास आया, अचानक से उस लड़की ने उसका कॉलर पकड़कर उसे नीचे खींच लिया, जिससे दोनों के लिप्स जुड़ गए। लड़के की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसकी पकड़ लड़की की वेस्ट पर टाइट हो गई। फ्लैशबैक सीन, कमरे के अंदर। अबे तू कौन है बे? यहाँ क्यों आया है? वो लड़का जो बेड की दूसरी साइड में जाकर गिरा था, वो अपनी जगह से खड़ा होकर उस लड़के को देखकर बोल रहा था। उस लड़के की आवाज़ सुनकर वो लड़का अपने सेंसेस में आया। उसने एक नज़र अपनी बाहों में झूलती पतली सी सुंदर परी को देखा, जो अपनी पलकें झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। जो इंजेक्शन उस लड़के ने लड़की को दिया था, उसकी वजह से उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। एक तरफ का गाल थप्पड़ की वजह से सूज गया था। अब उस लड़की को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वो अनईजी फील करते हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे गर्मी लग रही है। मु, मुझे बचा लो। जैसे ही उस लड़के ने उसकी यह बात सुनी, वो एकदम से हैरान रह गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने जल्दी से उस लड़की को गोद में उठाया और उसे वो आगे से बाहर की तरफ ले जाने लगा। इससे पहले वो लड़का अपना एक भी कदम आगे बढ़ाता, उससे पहले ही उसके सामने वो गुंडा आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में उस लड़के को और उसकी बाहों में छुपी लड़की को देखकर दांत पीसते हुए बोला, तू मेरे सामने तो अभी बड़ा चिल्ला रही थी और अब उस लड़के की बाहों में कैसे छुपी है? तुझे पैसे ही चाहिए थे तो मैंने तुझे मना थोड़ी किया था। तुझे बोला तो था कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू तब भी नाटक कर रही थी। पर अब देखो, इसके पास आकर कैसे चुपचाप इसके सीने से चिपकी है। तुझे तो मैं अभी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू कभी किसी के साथ दोबारा नाटक करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर वो उस लड़के को घूरते हुए उसकी गोद में से उस लड़की को लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही उसे अपने मुंह पर एक जोर का पंच लगा, जिससे वो लड़का लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। उस लड़के ने सामने देखा तो वो आग का एक दूसरा हैंडसम लड़का गुस्से से खड़ा उसे ही देख रहा था। वो कोई और नहीं, असिस्टेंट रोहन था, जो उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया था। रोहन ने ही उसके मुंह पर पंच मारा था। उसे लगा था कि वो उसके बॉस को मारने वाला है, तो वो जल्दी से अंदर आके उसने उसके मुंह पर पंच जड़ दिया। वो लड़का रोहन को देख के गुस्से में बौखला गया। वो चिल्ला के बोला, तुम दोनों हो कौन और क्यों मुझे मार रहे हो? अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो पहले मुझे इसके साथ आज की रात एंजॉय कर लेने दो। तुम दोनों कल इसके साथ जो कुछ करना हो कर लेना, पर आज की रात ये लड़की मेरी है और पहले ये मुझे सेटिस्फाई करेगी, उसके बाद तुम दोनों को। उस लड़के की ऐसी बात सुन के रोहन का पारा हाई होने लगा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उस लड़के के पास आके उसके मुंह पर लगातार पंच मारने लगा। वो लड़का जिसने उस लड़की को अपनी गोद में ले रखा था, वो उस रूम से जाते हुए बोला, रोहन, इसे ब्लैक जेल ले जाना। इतना बोल के वो लंबे लंबे कदम लेके रूम से बाहर निकल गया और वो आज से वो अपने प्राइवेट रूम में आ गया। जैसे ही वो उस कमरे में आया, उस लड़की को लेके वो आईया से सीधा वॉशरूम में घुस गया। उसने अंदर जाके उस लड़की को नीचे खड़ा किया और कोल्ड शावर का टैप ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी जैसे ही उस लड़की के ऊपर गिरा, वो एकदम से कांपते हुए सिसकी भरी, श्श। वो अभी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे।
अब उस पे उस इंजेक्शन का असर होने लगा था। उसने उस लड़के की शर्ट को सीने पर अपनी मुट्ठी में कस लिया था। शावर का ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। उस लड़के की हाइट 6.2 इंच की थी, तो वो ई उस लड़की की 5.2 इंच। वो लड़की उसके सीने तक मुश्किल से आ रही थी। ऊपर से उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे, जिससे उसका सारा भार उस लड़के के ऊपर था। उस लड़के ने भी उस लड़की को कमर से पकड़ रखा था और उसकी गहरी नज़रें उस लड़की के लाल होते चेहरे पर थीं। अभी तक उस लड़के की नज़रें उस लड़की के चेहरे से नीचे नहीं गई थीं। दोनों के क्लोथ्स उनके बदन से पूरी तरह गीले होकर चिपक गए थे, पर अभी दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के चेहरे से नज़रें कहीं और नहीं की थीं। दोनों ही एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। वो लड़का अनजाने में ही उस लड़की की आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल से तेज चल रही थी। उसके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, पर उसे अपनी बॉडी में गर्मी बरहती हुई महसूस होने लगी थी। वो न चाहते हुए भी उस लड़की के ऊपर झुक रहा था। वो लड़की जिसका सिर ऊपर की तरफ था, उसकी डार्क ब्राउन आइज लड़के की गहरी आंखों में झांक रही थी। उसका दिल जोरों से शोर मचा रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। बस एकटक उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। उस पर ड्रग्स का नशा पूरी तरह से हावी हो गया था। वो जितना उस लड़के की आंखों में देख रही थी, वो उतनी ज्यादा मदहोश होती जा रही थी। उसे तो अब कोई होश नहीं रहा था। जैसे ही उस लड़के का चेहरा लड़की के चेहरे के बिल्कुल पास आया, अचानक से उस लड़की ने उसका कॉलर पकड़ के उसे नीचे खींच लिया, जिससे दोनों के लिप्स जुड़ गए। लड़के की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसकी पकड़ लड़की की कमर पर टाइट हो गई। अबे तू कौन है बे? यहाँ क्यों आया है? वो लड़का जो बेड के दूसरी साइड में जाके गिरा था, वो अपनी जगह से खड़ा होके उस लड़के को देख के बोल रहा था। उस लड़के की आवाज़ को सुन के वो लड़का अपने सेंसेस में आया। उसने एक नज़र अपनी बाहों में झूलती पतली सी सुंदर परी को देखा, जो अपनी पलकें झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। जो उस लड़के ने लड़की को इंजेक्शन दिया था, उसकी वजह से उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। एक तरफ का गाल थप्पड़ की वजह से सूज गया था। अब उस लड़की को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वो अनईजी सा फील करते हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे गर्मी लग रही है, मु, मुझे बचा लो। जैसे ही उस लड़के ने उसकी ये बात सुनी, वो एकदम से हैरान रह गया। जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसने जल्दी से उस लड़की को गोद में उठाया और उसे वो आईसीयू से बाहर की तरफ ले जाने लगा। इससे पहले वो लड़का अपना एक भी कदम आगे बढ़ाता, उससे पहले ही उसके सामने वो दूसरा लड़का आके खड़ा हो गया और गुस्से में उस लड़के को और उसकी बाहों में छुपी लड़की को देख के दांत पीस के बोला, तू मेरे सामने तो अभी बड़ा चिल्ला रही थी और अब उस लड़के की बाहों में कैसे छुपी है? तुझे पैसे ही चाहिए थे तो मैंने तुझे मना थोड़ी किया था। तुझे बोला तो कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू तब भी नाटक कर रही थी। पर अब देखो इसके पास आके कैसे चुपचाप इसके सीने से चिपकी है। तुझे तो मैं अभी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू कभी किसी के साथ दोबारा नाटक करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर वो उस लड़के को घूरते हुए उसकी गोद में से उस लड़की को लेने के लिए जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही उसे अपने मुंह पर एक जोर का पंच लगा, जिससे वो लड़का लड़खड़ा के 2 कदम पीछे हट गया। उस लड़के ने सामने देखा तो वो एक दूसरा हैंडसम लड़का गुस्से से खड़ा उसे ही देख रहा था। वो कोई और नहीं, असिस्टेंट रोहन था, जो उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया था। रोहन ने ही उसके मुंह पर पंच मारा था। उसे लगा था कि वो उसके बॉस को मारने वाला है, तो वो जल्दी से अंदर आके उसने उसके मुंह पर पंच जड़ दिया। वो लड़का रोहन को देख के गुस्से में बौखला गया। वो चिल्ला के बोला, तुम दोनों हो कौन और क्यों मुझे मार रहे हो? अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो पहले मुझे इसके साथ आज की रात एंजॉय कर लेने दो। तुम दोनों कल इसके साथ जो कुछ करना हो कर लेना, पर आज की रात ये लड़की मेरी है और पहले ये मुझे सेटिस्फाई करेगी, उसके बाद तुम दोनों को। उस लड़के की ऐसी बात सुन के रोहन का पारा हाई होने लगा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उस लड़के के पास आके उसके मुंह पर लगातार पंच मारने लगा।
वो लड़का जिसने उस लड़की को अपनी गोद में ले रखा था, वो उस रूम से जाते हुए बोला, रोहन, इसे ब्लैक जेल ले जाना। इतना बोल के वो लंबे लंबे कदम लेके रूम से बाहर निकल गया और वो आ से वो अपने प्राइवेट रूम में आ गया। जैसे ही वो उस कमरे में आया, उस लड़की को लेके वो आ से सीधा वॉशरूम में घुस गया। उसने अंदर जाके उस लड़की को नीचे खड़ा किया और कोल्ड शावर का टैप ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी जैसे ही उस लड़की के ऊपर गिरा, उस लड़की ने एकदम से कांपते हुए सिसकी भरी। श्श! वो अभी ठीक से खड़ी नहीं नहीं हो पा रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अब उस पे उस इंजेक्शन का असर होने लगा था। उसने उस लड़के की शर्ट को सीने पर अपनी मुट्ठी में कस लिया था। शावर का ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। उस लड़के की हाइट 6.2 की थी, तो वो ई उस लड़की की 5.2। वो लड़की उसके सीने तक मुश्किल से आ रही थी। ऊपर से उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे, जिससे उसका सारा भार उस लड़के के ऊपर था। उस लड़के ने भी उस लड़की को कमर से पकड़ रखा था और उसकी गहरी नज़रें उस लड़की के लाल होते चेहरे पर थीं। अभी तक उस लड़के की नज़रें उस लड़की के चेहरे से नीचे नहीं गई थीं। दोनों के क्लोथ्स उनके बदन से पूरी तरह गीले होके चिपक गए थे, पर अभी दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के चेहरे से नज़रें कहीं और नहीं की थीं। दोनों ही एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। वो लड़का अनजाने में ही उस लड़की की आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी ब्रेथ्स नॉर्मल से तेज चल रही थीं। उसके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, पर उसे अपनी बॉडी में गर्मी बरहती हुई महसूस होने लगी थी। वो न चाहते हुए भी उस लड़की के ऊपर झुक रहा था। वो लड़की जिसका सिर ऊपर की तरफ था, उसकी डार्क ब्राउन आइज लड़के की गहरी आंखों में झांक रही थीं। उसका दिल जोरों से शोर मचा रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। बस एकटक उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। उस पे ड्रग्स का नशा पूरी तरह से हावी हो गया था। वो लड़की जितना उस लड़के की आंखों में देख रही थी, वो उतनी ज्यादा मदहोश होती जा रही थी। उसे तो अब कोई होश नहीं रहा था। जैसे ही उस लड़के का चेहरा लड़की के चेहरे के बिल्कुल पास आया, अचानक से उस लड़की ने उसका कॉलर पकड़ के उसे नीचे खींच लिया, जिससे दोनों के लिप्स जुड़ गए। लड़के की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसकी पकड़ लड़की की कमर पर कस गई। वो लड़की पैशनेटली उसे किस कर रही थी, पर उसे किस करना नहीं आ रहा था। शायद ये किस लड़की की जिंदगी की पहली किस थी। लड़की ने अचानक से उसके होंठों पर बाइट कर लिया, जिससे उस लड़के के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई और वो लड़का तुरंत अपने सेंस में आ गया। उसने एक झटके में उस लड़की को खुद से दूर धकेल दिया। लड़की अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा के गिरने लगी। पर वो गिरती उससे पहले ही उस लड़के ने उस लड़की के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। वो लड़की बार बार अपनी पलकों को झपका के उसे देखने लगी। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की की मासूमियत भरी आंखों में देखा, एक पल को वो लड़का उसे देखता ही रह गया। उसका दिल बुलेट ट्रेन से भी तेजी से धड़कने लगा। उसका गुस्सा तुरंत छू मंतर हो गया। उसने उस लड़की को कमर से पकड़ा और झटके में अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसे खींचने से वो लड़की खुद को जरा भी संभाल नहीं पाई और उसके सख्त सीने से टकरा गई। उस लड़की का सिर सीने पर लगते ही उस लड़की की आह निकल गई। वो लड़की फिर से उस लड़के से चिपकने लगी। उसे अब कैसे भी करके अपने अंदर हो रही अजीब सी बेचैनी को कम करना था। वो लड़का उस लड़की के चेहरे को देखने लगा, जिस पे दुनिया भर की मासूमियत छाई हुई थी। उस लड़की ने अपनी पकड़ एक बार फिर उस लड़के की शर्ट पर कसी और उस लड़के के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे फोर्सफुल्ली किस करने लगी। इस बार वो उसके होंठों को काट रही थी, कभी दांतों से बाइट करती तो कभी टंग से लिक। वो लड़का उस लड़की को खुद से दूर करना चाहता था, पर था तो वो एक मर्द ही ना। उसके अंदर भी हलचल होने लगी थी। वो इतनी देर से खुद को कंट्रोल किए हुए था, पर अब तो जैसे उससे उसका कंट्रोल छूट सा गया और उसने झटके से उस लड़की की गर्दन को पीछे से पकड़ा और कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबा के सक करने लगा। उसने एक झटके में उस लड़की को किस करते हुए धक्का दिया तो वो लड़की जाके वॉल से जा लगी
पर दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। वो लड़की वक्त के साथ वाइल्ड होती जा रही थी और उसकी नसों में इंजेक्ट किए हुए ड्रग्स का गहरा असर उसके ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। कल जब उसे होश आएगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगी। पता नहीं कल क्या होगा, पर अभी तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। अब वो लड़का भी उसे पूरी तरह से अपने आगोश में लेके चूमे जा रहा था। उनके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, पर वो ठंडा पानी भी उन दोनों के जिस्म की गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था। उस लड़के ने एकदम से अपने हाथ को उसके नाजुक से सीने पर रख के जोर से प्रेस कर दिया। उसके ऐसा करने से उस लड़की की जोर से आह निकलती है, पर वो उसके मुंह में ही दब गई थी। कुछ देर तक किस करने के बाद जब उस लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो उसने उसके होंठों को छोड़ के उसके शोल्डर पर अपने होंठ रख वह किस करने लगा। और अब उसका एक हाथ उसके नाजुक अंगों को सहला रहा था, तो दूसरे से उसने कमर को पकड़ रखा था। वो पूरी तरह उसके ऊपर झुक गया था। अब वो लड़की लंबी लंबी सांस लेते हुए मौन करने लगी थी, और उसके हाथ कब लड़के के बालों में चलने लगे उसे पता ही नहीं चला। वो कभी उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ के खींचती, तो कभी सहलाती। अब वो लड़का उसके शोल्डर पर किस के साथ धीरे धीरे बाइट भी करने लगा था। उसने उसकी कॉलर बोन पर होंठ रख के अचानक से जोर से बाइट किया, तो लड़की की तेज चीख निकल गई। पर उस लड़के ने अपने होंठों को वो आहाई से हटाने की बजाय लिक करने लगा। कुछ देर तक उसने उस बाइट की हुई जगह पर सक और लिक किया, तो वो लड़की अब तेज सांसों के बीच आहें भरने लगी थी। वो लड़का उससे थोड़ा दूर हुआ और अपनी लाल आंखों से कुछ सेकंड्स के लिए उस लड़की के फेस को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। मुंह से मोनिंग करने की आवाज आ रही थी। उसने उसे कमर से पकड़ झटके में पलट दिया, तो अब लड़की का फेस वॉल की तरफ हो गया था और उसकी बैक लड़के की तरफ थी। वो अपने हाथ को उसकी पीठ पर लेके आया और अपनी उंगली से उसके सारे गीले बालों को एक साइड शोल्डर पर डाल दिए। फिर उसने अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन से बैक तक सिडक्टिव वे में चलाने लगा, जिससे उस लड़की की पकड़ अपनी ड्रेस पर कस गई थी। वो लड़की पूरी तरह से कांप रही थी। एक तो शावर का ठंडा पानी और ऊपर से उस लड़के की छुअन। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के इतने करीब गई थी। उसमें भी वो अपने होश में नहीं थी, वरना वो कभी ऐसा नहीं करती। उस लड़के ने उंगली चलाते हुए उसकी ड्रेस की जिप पर रख दी और झटके में उसने जिप को पूरा खोल दिया, जिससे उसका गाउन उसके शोल्डर पर लटक गया। उसकी गोरी पीठ लड़के की आंखों के सामने थी। उस लड़के की नज़रें इंटेंस और मदहोश होने लगी थीं। उसने पहले अपने सख्त हाथ को उसकी गोरी पीठ पर फेरा, तो उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही करंट सा महसूस हुआ। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, जैसे कोई कॉटन फोम हो। वो कुछ देर तक अपने हाथ को उसकी बैक पर घुमा के महसूस करने लगा। फिर अचानक से उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। उसके ऐसा करते ही उस लड़की की तेज सिसकी निकली। श्श। उसकी सिसकी को सुन के उस लड़के ने अपने एक हाथ को उसके पेट पर रखा और झटके में खुद से चिपका लिया, जिससे उस लड़की की ड्रेस उसके शोल्डर से नीचे खिसक गई और अब उसकी अपर बॉडी साफ साफ दिख रही थी, जहां तो उसने ब्रा पहन रखी थी। उसका भरा सीना, कसा हुआ बदन, उसकी सॉफ्ट स्किन, बेदाग गोरा रंग। उसकी स्किन अभी किसी न्यू बॉर्न बेबी की तरह दिख रही थी, सफ़ेद और लाल। लड़के ने जब उसके खुले पेट पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि अगर उसने उसे ज्यादा जोर से पकड़ लिया तो कहीं उसे कोई चोट ना लग जाए। उसके इतने पकड़ने से ही उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे और पूरी स्किन लाल हो गई थी। वो अपने होंठ उस लड़की के कान के पास लाया और धीरे से मधोशी में बोला, बेबी यू आर वेरी सॉफ्ट। तुम मुझे पसंद आई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसके ऐसे बोलने से वो लड़की कुछ पल के लिए अपनी जगह पर जमी सी रह गई, पर जल्दी ही उसके मुंह से निकला, आई नीड वेरी बैडली प्लीज। उसकी बात सुनते ही उस लड़के के होंठों पर अपने आप ही एक डेविल स्माइल आ गई। उसने उसे ईयरलोब को हल्का सा अपने दांतों के बीच दबाया और उसे घुमा के अपने सामने किया। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जिसमें वो लड़की अभी कांप रही थी और उसकी पूरी स्किन लाल हो गई थी।
उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो उसमें से खून निकलने वाला हो। वो लड़का उस लड़की को बस देखता ही रह गया। लड़के ने जल्दी से लड़की को अपनी गोद में उठाया और रूम में लेके आ गया। उसने उसे आराम से बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। इस वक्त वो लड़की बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं थी। उस लड़के ने उस लड़की के दोनों हाथों की उंगलियों में अपने हाथ को इंटरवाइन किया और उसके ऊपर झुक गया। वो उसके होंठों को डीप पैशनेट किस करने लगा। लड़की ने भी बेचैनी से अपने पैरों को उस लड़के की कमर पर लपेट दिया। वो लड़का उसे किस करते करते गर्दन से होके उसके सीने पर आके वो किस के साथ बाइट भी करने लगा, जिससे उस लड़की के मुंह से निकलती आहें और सिसकियां उस पूरे रूम में किसी म्यूजिक की तरह शोर मचा रही थी। और वो लड़का एक्साइटेड होता जा रहा था। अब उसके होंठ लड़की के फ्लैट टमी पर घूम रहे थे। उस लड़की की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। धीरे धीरे वो लड़का उसकी कमर से नीचे आके अपने होंठों को रख देता है, जिससे उस लड़की की जोर से सिसकी के साथ चीख और आह भी निकल गई। वो लड़की अब बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। जैसे जैसे उस लड़की को अपने सेंसिटिव पार्ट पर उसके होंठ और टंग फील हो रहे थे, वैसे वैसे उसकी सांसें और आहें तेज होती जा रही थीं। उस लड़के ने कसके लड़की की कमर को पकड़ रखा था और वो अपनी टंग को वो घुमा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उस लड़के ने अपना सिर ऊपर उठा के देखा तो उस लड़की की आंखों में नमी थी और चेहरा पूरा लाल आंसुओं से भरा था। वो अब तुरंत उसके ऊपर आया और चादर को दोनों के ऊपर डाल के उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया। उसने अपनी कमर को झटका दिया तो उस लड़की की तेज चीख निकली, पर उसके मुंह में ही दब गई। वो लड़का हैरान रह गया। उसने उस लड़की के चेहरे को देखा जिस पे दर्द था। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। वो लड़की अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाने लगी, जैसे कह रही हो, प्लीज इसे हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है। पर वो लड़का अभी उसे एकटक देख रहा था। जब कुछ देर तक वो लड़का उस लड़की को देखता रहा तो उसे महसूस हुआ कि ये लड़की पहली बार फिजिकल हो रही है। ये दिमाग में आते ही पता नहीं क्यों उसके होंठों का कोना हल्का सा ऊपर की तरफ मुड़ गया। अब उसने उस लड़की की आंखों में देखा जो आंसुओं से भरी थी। उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की और अपनी पलकें झपका के उसे शांत रहने को बोला, पर वो लड़की शांत होने की बजाय और ज्यादा रोने लगी। अब उस लड़के ने खुद ही उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे डीप स्मूच करना स्टार्ट कर दिया और उसने बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं की। उसने धीरे से अपने एक हाथ को उसके बालों पर रखा और उनको सहलाने लगा, और एक हाथ से कमर को सहलाते हुए वो उसे सॉफ्ट किस भी कर रहा था। धीरे धीरे उस लड़की का ध्यान पूरी तरह से उस चीज से हट गया और वो उसकी किस में खो गई। जैसे ही उस लड़के ने देखा कि अब उसका ध्यान नहीं है तो उसने एक तेज झटका दिया और वो उसके अंदर समा गया। उसके तेज झटके की वजह से एक बार फिर उस लड़की की चीख निकल गई, पर अफसोस वो उसके मुंह में ही दब गई थी। अब उस लड़के ने किस करते हुए ही अपनी कमर को मूव करना भी शुरू कर दिया था। वो पहले धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा था ताकि उस लड़की को दर्द कम हो। धीरे धीरे उस लड़की का दर्द कम होने लगा और बाद में वो भी उसका साथ देने लगी और वो दोनों अपनी हेवन की दुनिया में चले गए। ये सिलसिला दोनों में पूरी रात चलता रहा। सुबह के करीब 5 बजे वो लड़का थक के पसीने से भीगा उस लड़की के बगल में लेटा। उस लड़की की आंखें तो पहले ही बंद हो गई थीं। उसने उसे अपनी बाहों में भर के उसके माथे पर होंठ रख अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह के करीब 10 बजे उस लड़की की आंखें खुलीं तो उसे अपनी बॉडी में बहुत दर्द महसूस होने लगा। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरी रात उस पे किसी ने डंडे बरसाए हों। उसने आंखें खोलीं तो उसकी नज़र ऊपर सीलिंग पर लगे फैन पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब लगने लगा। फिर उसने अपनी गर्दन को इधर उधर करने की कोशिश की तो वो हिल नहीं पाई। ये फील होते ही उसने खुद को हिलाने की कोशिश की, पर उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे दबी है। उसने अपनी नज़र नीचे करके देखा तो हैरान और शॉक्ड दोनों ही रह गई और उसकी आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे। उसकी कमर पर एक मजबूत हाथ रखा था और उसका दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे था। किसी अनजान को अपने इतने करीब देख के उस लड़की की लगभग चीख निकलने वाली थी कि तुरंत ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे उसकी चीख उसके मुंह में ही रह गई।
वो अपनी बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आइज से उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगी, जिसका चेहरा कुछ तो लड़के के बालों से ढका था तो कुछ लड़की के बालों से। उस लड़की ने फिर खुद को देखा तो उसकी आंखों से आंसू और तेज हो गए। अब उसे अपनी बॉडी से ज्यादा दर्द अपने सीने में महसूस होने लगा था। उसने कस के अपनी आंखें बंद की, फिर मन में बोली, सिया, खुद को संभालो। तुम ऐसे नहीं टूट सकती हो। अभी तुम्हें यहां से निकलना होगा। इससे पहले ये राक्षस उठ जाए, तुम्हें जाना होगा। ये बोल के उसने अपनी आंखें खोलीं और बड़े आराम से अपनी कमर पर रखे हाथ को हटाने लगी। कुछ देर बाद कोशिश करने से वो उस लड़के की पकड़ से फ्री हो गई। उसने रूम में चारों तरफ नजरें घुमा के देखा, उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन दोनों के क्लोथ्स तो वॉशरूम में थे। वो धीरे से वॉशरूम में गई तो उसे वो फ्लोर पर अपने क्लोथ्स दिखे। उसने जल्दी से कपड़े उठाए और उनको पहन लिया। उसके कपड़े पूरी तरह सूखे नहीं थे, पर इतने भी गीले नहीं थे कि उनमें से पानी टपके। वो नॉर्मल गीले थे। वो लड़की, जो कोई और नहीं सिया थी, रूम में आई। उसने एक बार भी बेड पर नजरें नहीं की और ना ही उसने उस लड़के के फेस को देखा, पर उसे पीछे से उस लड़के की बैक पर एक लंबा सा चोट का निशान दिखा था। पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वो डोर की तरफ बढ़ती गई। उसने बड़े आराम से डोर खोला और रूम से बाहर निकल गई और पीछे छोड़ गई उस सोते हुए लड़के को। 2 घंटे बाद दोपहर के 12 बजे उस लड़के की नींद खुली। उसने बिना आँख खोले ही अपने हाथ को बेड पर फेरा तो उसे बेड एम्प्टी महसूस हुआ। उसने झटके में अपनी आंखें खोली और उठ के बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो उसे महसूस हुआ कि रूम में वो अकेला है। उसकी आंखें गुस्से में लाल होने लगीं। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए दांत भींच लिए। गुस्से से उसके हाथों और सिर की नसें उभरने लगीं। उसका हैंडसम फेस गुस्से से धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। एकदम से उसने बेड पर रखी पिलो को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाया, आह! तुम ऐसे मुझे अद्विक महाजन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मेरी लाइफ की पहली ऐसी लड़की हो जिसके साथ मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हुआ हूँ और तुम मुझे छोड़ के चली गई। फिर वो अपने चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल लाते हुए बोला, बेबी डॉल, तुमने अपने लिए खुद ब खुद मुसीबत मोल ली है। मुझे ऐसे छोड़ के जाने की तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। वो अपने चेहरे पर उंगली को फेरते हुए होठों पर आके रुका और उन पे सिडक्टिव वे में टच करते हुए उसने उंगली को लिक कर लिया। फिर अपनी टंग को हल्का सा बाहर निकाल अपने होठों पर घुमा के अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लाके बोला, डैम बेबी डॉल, तुम्हारे लिप्स आह इतने सॉफ्ट और टेस्टी थे कि मुझे उनका टेस्ट अब रोज चाहिए। इतना बोल के उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और तुरंत बेड से ब्लैंकेट को लपेट के खड़ा हुआ और वॉशरूम के अंदर चला गया। इधर सिया क्लब से निकल के बाहर आई। उसने एक टैक्सी ली और उसमें बैठ के वो आयत से चली गई। सिया की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। उसके बाल बिखरे थे, उसके पूरे शरीर पर अनगिनत नीले, लाल, काले निशान पड़े थे, जिसमें उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे अपने टमी के नीचे वाले हिस्से में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बह रहे थे। वो टैक्सी में अपना सिर नीचे करके बैठी थी। ड्राइवर भी बार रियर व्यू मिरर से उसे देख रहा था, पर उसकी नज़र बुरी नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसकी टैक्सी में बैठी लड़की की हालत ठीक नहीं है। उसे उसकी फिक्र हो रही थी। कुछ देर बाद सिया एक छोटे से घर के आगे रुकी। सिया के पास अभी पैसे नहीं थे। वो टैक्सी ड्राइवर से बोली, टैक्सी वाले भैया, मैं अभी आपको पैसे ला के देती हूँ, आप रुकिए। इतना बोल के वो टैक्सी से उतर के उस छोटे से घर के अंदर चली गई। वो टैक्सी वाला उसे कुछ बोलने वाला था, पर सिया जल्दबाजी में टैक्सी से उतर के चली गई। सिया ने आके उस घर की डोरबेल बजाई तो कुछ देर में ही उस घर का डोर एक लड़की ने खोला। जैसे ही डोर खुला, सिया जल्दी से बोली, निक्की, जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे टैक्सी वाले को देने हैं। मैं तुम्हें घर जाके दे दूंगी। सामने खड़ी लड़की, जिसकी उम्र भी सिया के बराबर थी, पतली सी सुंदर लड़की, लंबे बाल, काली आंखें, गुलाबी होंठ, गोरे गाल। उसने एक सिंपल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखा था। उसका नाम था निक्की ठाकुर। वो सिया की पड़ोस में एक दोस्त थी।
सिया का घर भी उसके बगल में ही था, पर वो ऐसे ही अपने घर में जाके पैसे लेके नहीं आ सकती थी। इसलिए उसने सोचा निक्की से पैसे लेके वो अपने घर जाएगी। यही सोच के वो उसके पास आई थी। निक्की ने जब सिया की बिगड़ी हालत देखी तो वो फिक्र से बोली, सिया, तुम कहाँ थी और अब कहाँ से आ रही हो? सिया की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सिया अपने आंसू पोंछ के बोली, निक्की, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पर उससे पहले तुम टैक्सी वाले को पैसे दे दो प्लीज़। मेरे पास मेरा पर्स नहीं है। निक्की ने सिर हिलाया और बोली, हाँ ठीक है, तू पहले अंदर आ। अभी घर पर कोई नहीं है। मम्मा पापा मेरे अनकले के वो आ गए हैं। सिया ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। निक्की भी टैक्सी वाले को पैसे देने बाहर आई और उसे पैसे देके वो भी तुरंत अंदर चली गई। सिया अंदर आके लिविंग हॉल में रखे सोफा पर बैठ के फूट फूट के रोने लगती है। निक्की अंदर आके देखती है तो सिया को ऐसे बिलक बिलक के रोता देख वो जल्दी से उसके पास आके बोली, सिया, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और तुम कहाँ क्या थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कल क्लब में कितना ढूंढा था। तुम कहाँ कहाँ चली गई थी? सिया रोते रोते निक्की की कमर को पकड़ के उससे लिपट जाती है और रोते हुए बोलती है, ने निक निक्की, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। पता नहीं वो कौन था जिसने कल रात को क्लब में मेरा फ़ायदा उठाया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है निक्की, मुझे डर लग रहा है। निक्की, अब मैं क्या करूंगी? मैं आंटी और अंकल को क्या बताऊंगी? उन्हें क्या बोलूं? वो वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करते हैं, और अगर उनको मेरे साथ जो हुआ उसका पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे और मुझे घर से भी निकाल देंगे। मैं क्या करूं? सिया को ऐसे रोता और घबराता देख निक्की की आंखों में भी नमी आ जाती है और वो उसका सिर सहलाते हुए बोली, सिया, पहले तुम चुप हो जाओ। देखो, मुझे तुम पूरी बात बताओ। कौन था वो कमीना जिसने तुम्हारा फायदा उठाया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सिया के साथ घटिया हरकत करने की? सिया, तू पहले चुप हो और मुझे सब बता क्या हुआ था। तू मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे पूरे क्लब में और उसके आस-पास सब जगह बहुत ढूंढा था, पर तू मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने तुझे फ़ोन भी किया था, पर तेरा फ़ोन बंद आ रहा था। सिया अब रोते-रोते हिचकी लेने लगी थी। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था। उसका फेस लाल, आंखें सूजी हुई और नाक टमाटर की तरह लाल थी। निक्की ने उसे खुद से अलग किया और उसके बगल में बैठ के उसके आंसू पोंछे और उसके बालों को चेहरे से हटा के पीछे करके बोली, सिया, तू मेरी सिया है। तू कमज़ोर नहीं है। तुझे पता है ना तू बचपन से कितनी स्ट्रांग है, तो अभी कमज़ोर क्यों हो रही है? तू शांत हो जा। चल पहले कमरे में मुंह हाथ धो, देख कैसा हुलिया हो गया। वो क्यों है? अगर तुम इस होलिये में अपने घर जाओगी तो वो तेरी कमीनी चाची, आई मीन कामिनी चाची है ना, वो तुझे बहुत खरी खोटी सुनाएगी। इसलिए पहले चल के अपने आप को ठीक कर, फिर मुझे सब बता। वो जो कोई भी है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तू फिक्र मत कर। इतना बोल के वो एक पंच बना के हवा में मारती है। अद्विक अपनी कमर पर एक वाइट टॉवल लपेट के रूम में आता है। उसकी बॉडी पर अभी पानी की बूंदें ठहरी हुई थीं। उसके बाल गीले थे जिनसे पानी अभी भी टपक रहा था। पानी की बूंदें मोती की तरह उसके सीने और बैक पर चमक रही थीं। वो इस वक्त क्या कयामत लग रहा था। उसका वो चौड़ा सीना, स्ट्रॉन्ग मसल्स, 8 पैक एब्स, हैंडसम फेस, परफेक्ट जॉ लाइन, वो इतना ज्यादा बवाल लग रहा था कि अगर अभी उसे कोई देख ले तो देखता ही रह जाए बिना पलक झपकाए। अद्विक जब वॉशरूम में गया था तभी उसने अपने फ़ोन से अपने असिस्टेंट रोहन को मैसेज कर दिया था। वो जैसे ही रूम में आया, डोरबेल की आवाज़ आई। अद्विक ने जाके डोर खोला तो सामने रोहन अपने हाथ में एक पेपर बैग लेके खड़ा था। अद्विक ने उससे बैग लिया और वॉशरूम में चला गया, और रोहन रूम में अंदर आके वो एक ही एक तरफ खड़ा हो गया। कुछ ही देर में अद्विक चेंज करके रूम में आता है और रोहन को देख के बोला, कुछ पता चला उस लड़की का जो कल रात मेरे साथ थी? रोहन बोला, बॉस, मैंने क्लब की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। उसमें सुबह जाते वक्त उस लड़की को देखा गया था। उसने क्लब के बाहर से एक टैक्सी ली थी और वो उसमें ही बैठ के गई थी। अद्विक अपने हाथ की मुट्ठी कस के बोला, तो उस टैक्सी वाले का पता करो। रोहन बोला, सॉरी बॉस, पर हम अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए हैं। अद्विक अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला,
तुम अभी तक पता क्यों नहीं लगा पाए? मुझे जवाब दो। रोहन उसकी डोमिनेटिंग टोन सुनते ही कांप गया। वो हकला के बोला, वो वो बॉ बॉस, टैक्सी वाले की टैक्सी का नंबर सीटीवी में कैप्चर नहीं हो पाया था, इसलिए अभी तक कुछ पता नहीं चला। अद्विक का गुस्सा अपनी सीमा पार करने लगा था। उसने कस के अपनी आंखें बंद करके हाथ की मुट्ठी को और भी जोर से कस लिया। उसकी आंखों के सामने सिया का मासूम चेहरा घूमने लगा, जिसे देखते ही अद्विक ने झटके से अपनी आंखें खोलीं और एक पंच उसके सामने लगे ड्रेसिंग मिरर में मारा। वो पंच इतना तेज था कि पूरा मिरर टूट के चकनाचूर हो गया और कुछ टुकड़े अद्विक के हाथ में भी चुभ गए, जिससे अब खून निकलने लगा था। वो ही खड़ा रोहन डर से बुरी तरह कांप रहा था, पर उसे अद्विक की भी फिक्र थी। इसलिए वो चिल्लाया, बॉस, ये आपने क्या किया? आपको चोट लग गई। देखो आपके हाथ से कितना खून निकल रहा है। रोहन ने आगे आके अद्विक के हाथ को पकड़ना चाहा, पर अद्विक ने उससे अपने हाथ को झटके में छुड़ाया और गुस्से से लाल हुई आंखों से रोहन को घूरते हुए बोला, मुझे वो लड़की किसी भी हाल में आज शाम तक मेरे फार्म हाउस पर चाहिए, वरना। इतना बोल के वो चुप हो गया। अद्विक आगे क्या बोलने वाला था रोहन अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने जल्दी से डरते हुए कहा, ओके बॉस, मैं जल्द से जल्द उस लड़की को शाम तक फार्म हाउस पर पहुंचा दूंगा। पर बॉस, अभी प्लीज आप अपनी बैंडेज करवा लो, खून बहुत ज्यादा बह रहा है। ये सच था। अद्विक के हाथ से तेजी से खून निकल के नीचे पड़े कांच के टुकड़े और फ्लोर लाल हो गया था, पर इससे अद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके लिए रोज की बात थी और उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं होता हो। अद्विक ने कुछ नहीं कहा तो रोहन ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा और उसे सोफा पर बिठा के जल्दी से उसने अपने फ़ोन से बॉडीगार्ड को मैसेज भेजा। कुछ ही देर में डोर पर नॉक होने की आवाज़ आई। रोहन ने जाके जल्दी से डोर खोला और बॉडीगार्ड के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और डोर बंद कर अद्विक के पास आके उसके बगल में बैठ गया। उसने पहले कॉटन ली और उससे खून को साफ करके कांच के टुकड़ों को खींचा तो अद्विक ने अपने जबड़े को भींच लिया, पर उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकली। कट बहुत गहरा था। निक्की के घर में सिया अब तक फ्रेश हो चुकी थी और अब उसने निक्की के कपड़े पहन लिए थे। उसने एक हल्का गुलाबी कुर्ता पहना था जिसका नेक फुल था, जिससे उसकी गर्दन और गले पर बने निशान किसी को दिखे ना, और नीचे सफ़ेद रंग की सलवार और उसके मैचिंग का दुपट्टा था। सिया उस रंग में बला की खूबसूरत लग रही थी, पर अभी उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल और सूज गई थीं। उसका चेहरा और नाक टमाटर की तरह लाल हो गए थे। जब तक सिया वॉशरूम में गई थी तब तक निक्की उसके लिए चाय और नाश्ता लेके आ गई थी। निक्की ने नाश्ते की ट्रे को वो ई बेड के साइड टेबल पर रखा और सिया के पास आके बेड पर बैठ गई। निक्की का कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। वो दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से आती थीं, इसलिए निक्की का कमरा ना ज्यादा बड़ा था और ना ही छोटा। उसके कमरे में एक सिंगल बेड, दोनों तरफ टेबल, एक साइड लैंप लगा था। एक लकड़ी का कबर्ड लगा था जिसमें निक्की के कपड़े रखे थे। दो चेयर्स रखी थीं और एक छोटा सा स्टडी टेबल, वॉशरूम और एक छोटी सी बालकनी थी। रूम में दो छोटी खिड़की थीं। निक्की का कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बना था। उसके कमरे में एक पंखा लगा था, बस। कोई एसी नहीं लगा था। इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो एसी लगवा सकें। निक्की और सिया दोनों ही अपनी पेरहाई स्कॉलरशिप मिलने की वजह से कर रही थीं। दोनों ही मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज में थीं। निक्की ने सिया के कंधे पर हाथ रख के पूछा, सिया, अब तू ठीक है? चल पहले कुछ खा ले। सिया ने अपने सिर को झुका रखा था। उसकी आंख के आंसू अभी तक बहने बंद नहीं हुए थे। उर्वासी आवाज में धीरे से बोली, नहीं निक्की, मुझे भूख नहीं है। निक्की उसे अपने करीब खींचते हुए बोली, सिया, तू जानती है ना कि मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, तो कोशिश भी मत कर। पहले ले चाय पी और पराठा खा। ये रोना बंद कर। तेरे रोने से जो कुछ तेरे साथ हुआ वो बदल नहीं जाएगा। इसलिए पहले अपने अंदर एनर्जी डाल, फिर मुझे सब कुछ डिटेल में बता। वो जो कोई भी होगा उसका जीना हराम हम दोनों कर देंगे। तू चिंता मत कर, बस खुद को संभाल। जब तक तू खुद को नहीं संभालेगी तब तक मैं उसे कुछ नहीं कर सकती हूँ। सिया ने उसकी बात सुन के अपने सिर को ऊपर उठाया तो निक्की उसकी आंखों में देख के बोली,
सिया, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानती हूँ ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ है। अगर मैं तुझे ज़बरदस्ती करके वो आस लेके नहीं जाती तो आज वो जो कोई भी बंदर है तेरा फ़ायदा नहीं उठा पाता। सिया, मुझे माफ़ कर दे। मैं अब तुझे कभी ऐसी जगह पर लेके नहीं जाऊंगी। बस अब तू मुझे उस कमीने छछूंदर के बारे में बता दे। फिर देख, मैं उसकी 7 पुश्तों तक को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो फिर कभी किसी लड़की का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। साला कमीना छछूंदर, बिल्ले जैसी शक्ल का बिलोटा कद्दू, उसे मैंने नहीं फाड़ा तो मेरा नाम भी निक्की ठाकुर नहीं। सुबह से दोपहर कब हो गई सिया को पता ही नहीं चला। वो निक्की के घर से अपने घर आई। उसकी चाची अंदर ही छोटे से हॉल में बैठी अपनी बेटी से बात कर रही थी। सिया को कल रात से गई, अब आता देख वो गुस्से में चिल्लाई। सिया, कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हुई। सिया, जो पहले ही डरी थी, वो उनकी तेज आवाज को सुन के अपनी जगह पर खड़ी डर से कांपने लगी। चाची, जिनका नाम कामिनी था, वो अपनी कमर पर हाथ धरे उसके सामने खड़ी होके उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, तो महारानी अब आ रही हैं। फिर वो अपनी बेटी को पुकारते हुए बोली, सोनी, जरा महारानी के स्वागत के लिए आरती का थाल तो सजा ला। अरे, इस घर की महारानी पधारी हैं, उनका स्वागत सत्कार तो हमें ही करना पड़ेगा ना। उनकी बात सुन के सोनी, जो कामिनी की खुद की बेटी थी, वो अपनी जगह से उठ के उनके बगल में आके खड़ी हुई और वो भी सिया को घूरते हुए घमंड में बोली, सिया, तुम तो कल की गई हो ना, तो अब आ रही हो? तुम ऐसा क्या करने में बिजी थी कि तुम अब तक वो ही रही? बोलते हुए वो उसे अजीब तरह से भी देख रही थी। उसे सिया फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सिया ने अपने सिर को झुका लिया और अपनी उंगलियों को उलझा के डर से कांपती रही। उसे कुछ ना बोलता देख अब उसकी चाची आगे बढ़ी ही और उसने झटके में सिया के बालों को मुट्ठी में भरा और उसे खींचा तो सिया दर्द में तड़प उठी। उसके मुंह से चीख निकल गई, पर उन दोनों माँ बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाची बालों को और ज्यादा खींच के बोली, तो अब तू जवाब भी नहीं देगी? तू अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब हमें जवाब देना जरूरी नहीं समझती है? सिया की आंखों में दर्द से आंसू निकलने लगे। उसका चेहरा लाल हो गया। वो रोते हुए अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर बाल बहुत कस के पकड़े थे। सिया को ऐसा लगने लगा था जैसे उसके सिर से सारे बाल खींच के निकल आएंगे। मुझे किसी से ऐसे रोते तड़पते देख के चाची और सोनी मन ही मन डेविल की तरह खुश हो रही थी। चाची गुस्से में दूसरे हाथ से उसके गाल पर थप्पड़ मार के बोली, बोल, अब मुंह में जुबान नहीं है तेरी? बोल, बता कहाँ रही कल से तू? बता, नहीं तो आज तेरी खाल उधेड़ के रख दूंगी। कहते हुए उन्होंने सोनी को आंखों से ही कुछ इशारा किया। सोनी भी तुरंत छोटे से बने किचन में चली गई और कुछ ही देर में वो अपने हाथ में एक कटोरा लेके आई जिसमें जलता हुआ कोयला था। उसके होठों पर शैतानी स्माइल थी। वो सिया के पास आके बोली, माँ, बोल के उसने वो जलता हुआ कोयला उनके सामने कर दिया। सिया वो जलता हुआ कोयला देख के अंदर तक डर से घबराने लगी। वो रोते हुए चिल्ला के बोली, चाची मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी कहीं नहीं की जाऊंगी। चाची मुझे छोड़ दो। चाची, अब मैं कहीं नहीं की जाऊंगी। पर वो उस मासूम की सुनने वाला कौन था? चाची ने उस कटोरे को देखा, फिर चिमटी से एक कोयला उठाया और उसे सिया के हाथ पर रख दिया। सिया की जोरदार चीख निकल गई। सोनी और उसकी मां के चेहरे पर जीत वाली स्माइल थी, पर वो यहीं पर नहीं रुकी थीं। उन्होंने कस के बालों को खींचा और दूसरा कोयला उठा के सिया की गर्दन पर रख दिया। सिया की फिर चीख निकल गई और वो दर्द में छटपटाने लगी। बुरी तरह से वो खुद को छुड़ाने के लिए तड़प रही थी, पर मजाल है कि उसकी चाची ने उसके बाल छोड़े हों। अब सिया बुरी तरह से चीख चीख के रो रही थी, पर उन दोनों पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उनको तो सिया का ऐसे दर्द में तड़पना सुकून दे रहा था। सिया रोते हुए बोली, चाची छोड़ दो, प्लीज चाची छोड़ दो। पर उनका मन तो आज उसे छोड़ने का था ही नहीं। उन्होंने फिर से कोयला लिया और इस बार वो कोयला सिया के दूसरे हाथ पर रख दिया। बेचारी के मुंह से अब सिर्फ चीखें ही निकल रही थीं। उन दोनों को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो सोनी ने वो कटोरा ही सिया के पैरों के ऊपर गिरा दिया और चाची ने भी झटके में उसके बाल छोड़ दिए। दोनों उससे 2 कदम पीछे हट गईं।
सिया सीधी धड़ाम से जमीन पर गिरी और उसके पैरों के ऊपर ही कोयला गिरा था। वो बुरी तरह जमीन पर गिर गई और चीखते हुए रो रही थी। पर उस बेचारी पर वो आया तरस खाने वाला कोई नहीं था। वो दोनों माँ बेटी ने कुछ देर तक उसे तड़पते देखा और मुंह ऐंठ के ऊपर कमरे में चली गईं। यहाँ सिया के दोनों हाथों में फफोले पड़ गए थे, पैरों में जलन और उसकी गर्दन पर बुरी तरह से निशान पड़ गए थे। वो कभी पैरों पर फूंक मारती, कभी हाथों पर, तो कभी गर्दन पर, लेकिन उसकी जलन और दर्द कम नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह टूट गई थी। अब उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी और वो ही बेहोश हो गई। किसी ने भी आके उसे नहीं देखा। अद्विक गुस्से में अपनी कार में बैठा किसी काम से जा रहा था। उसे अचानक से अपने सीने में जलन और बेचैनी सी महसूस होने लगी। तो वो खुद से ही बोला, ये मुझे क्या सह हो रहा थी, अचानक से ये बेचैनी क्यों? कहते हुए उसने साइड में रखी पानी की बोतल ली और एक सांस में आधी बोतल खत्म कर दी। उसने बॉटल को वो ई रखा और फिर विंडो से बाहर देखते हुए अपने सीने को मसलने लगा। उसे बहुत ही अजीब फीलिंग होने लगी थी, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो रहा था। उसने सिगरेट निकाली और जला के उसके कश लेने लगा। कार अपनी तेज रफ्तार में चल रही थी, पर अद्विक की बेचैनी कम होने की जगह और भी ज्यादा बरहश गई। उसने गुस्से में सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंका और अपने माथे को उंगली से सहलाने लगा। उसके माथे पर एसी में भी पसीना आ गया था। वो गहरी गहरी सांस लेने लगा। अब उसे एसी में घुटन सी होने लगी थी। वो एकदम से बोला, स्टॉप। अद्विक के ऐसे चिल्ला के बोलने से ड्राइवर झटके में ब्रेक लगाता है। उस झटके से अद्विक का सिर आगे आके डैशबोर्ड से टकराने वाला था, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। आगे बैठे ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों को ज्यादा झटका नहीं लगा, क्योंकि उनके सीट बेल्ट लगे थे। अद्विक जल्दी से कार का डोर झटके में खोल तुरंत बाहर निकल जाता है। अद्विक को ऐसे जाता देख असिस्टेंट और आगे पीछे की कार से बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। अद्विक खुली हवा में गहरी गहरी सांस लेके खुद को शांत करने लगता है। अद्विक को ऐसे बेचैन देख असिस्टेंट उसके पास आके फिक्र से बोला, बॉस, आप ठीक हैं? आपको कुछ चाहिए? मैं पानी लेके आऊं? अद्विक ने उसे कुछ नहीं कहा और लंबी लंबी सांस लेता रहा। कुछ देर बाद वो बोला, रोहन, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। असिस्टेंट उसकी बात सुन के परेशान होते हुए बोला, बॉस, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? आप एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेना। अद्विक बोला, नहीं, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। कुछ देर यही रुकते हैं, और वैसे भी जिस काम के लिए जा रहा था उसे आज ही पूरा करना होगा, नहीं तो यू नो ना। बोल के वो फिर कार के सामने आके बॉनेट पर बैठ गया। वो हाईवे पर थे जहाँ से गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही थीं, और अद्विक अपने दोनों हाथ फैला के बॉनेट पर लेट के ऊपर आसमान में देखने लगता है। रात गहराने लगी, पर सिया को देखने अभी तक कोई भी नहीं आया। वो पर बिल्कुल अंधेरा था, पर अब धीरे धीरे सिया की पलकें फड़फड़ाईं और वो धीरे धीरे कसमसा के अपनी आंखें खोलती है, तो दर्द से उसकी आह निकल जाती है। वो जैसे तैसे बैठती है और सिसकते हुए अपनी नज़रें अंधेरे में घुमाती है, पर उसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो खुद को गले लगा के सिसकते हुए बोली, माँ, बाबा, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? बोलते बोलते वो अब फूट फूट के रोने लगी। इस वक्त आधी रात हो रही थी। वो रोते रोते कब वो इस जमीन पर सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सिया घुटनों को पेट के अंदर घुसा के सिकुड़ के सो रही थी। जमीन ठंडी थी, जिससे उसे ठंड भी लग रही थी। तभी किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी से भरी बकेट डाल दी, जिससे सिया हड़बड़ा के चीखते हुए उठी, बारिश आ गई, बारिश आ गई। कहते हुए वो उठी, पर उसे अपनी जली हुई जगह पर काफी जलन और दर्द होने से उसकी आह निकल गई। वो पूरी गीली हो गई थी और अब उसे और भी ज्यादा ठंड लगने लगी, पर उस पे किसी को कोई तरस नहीं आया। जब सिया ने अपनी आंसू भरी नजरों को ऊपर उठा के देखा, तो उसके सामने कामिनी चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए खड़ी उसे ही घूर रही थी। अपनी चाची को ऐसे खड़ा देख वो जल्दी जल्दी में खड़ी होने लगी, पर उसके पैर जलने की वजह से और पानी से गीली होने से उसके पैरों में दर्द हुआ और वो खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। आह करके वो गिरी, पर उसके सामने खड़ी कामिनी बस उसे ही घूर रही थी।
जब उसने देखा सिया उठ नहीं रही है तो उसने खाली बकेट को उसके सिर पर मारते हुए गुस्से में बोला, महारानी, यहाँ कोई तुम्हें उठाने या तुम्हारे हिस्से का काम करने नहीं आने वाला है। तो जल्दी से खड़ी हो और जाके नाश्ता बना। मुझे भूख लग रही है और तेरे चाचा को भी अपने काम पर जाना है। बोलते हुए वो गुस्से में फिर से उसे मारने को हुई कि सिया ने अपने दोनों हाथ सिर पर रख दिए और सिसक के बोली, चाची, मैं अभी जा रही हूँ, तुम जाके बैठो, मैं थोड़ी देर में नाश्ता बना के लाती हूँ। सिया की बात सुन के कामिनी ने उसे एक नज़र देखा और हाथ में पकड़ी बकेट को ओई रख के मुंह टेढ़ा करके चली गई। सिया ने अपने आंसू पोंछे और अपने कपड़ों में से पानी को निचोड़ के बोली, माँ, बाबा, मेरी जिंदगी आपके बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं? कहते हुए ही वो मुश्किल से खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने जले पैरों से कदम किचन की तरफ बड़बड़ा दिए। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे और वो धीरे धीरे सिसक भी रही थी। उसके अपने पैरों में और बाकी जगह पर भी बहुत ज्यादा दर्द के साथ जलन भी हो रही थी, पर ना तो वो अपने जख्मों पर मरहम लगा पा रही थी और ना कोई उसके जख्म देख के उस पर तरस खा रहा था। कुछ देर बाद उसने पोहा और चाय बना दी। वो उन गीले क्लोथ्स में ही वो सब बना के ट्रे में चाय और बोल में पोहा लेके बाहर छोटे से डाइनिंग टेबल पर लाके रख दिया। वो आज तो पहले से ही सोनी, उसके चाचा किशन दीक्षित और चाची कामिनी दीक्षित बैठे थे, पर उससे किसी ने ना उसका हाल पूछा और ना ही उसे देखा। सिया ने उन तीनों की प्लेट में पोहा डाल के दिया और चाय के कप्स रख के वो आ से फिर से किचन में चली गई। वो लोग अपना चाय नाश्ता करने लगे और सिया किचन में आके ढेर सारे झूठे बर्तन पड़े थे उनको धोने लगी। उसे किसी ने खाने को भी नहीं बोला था। उसके साथ हमेशा यही होता आया था, ना उसे वो भर पेट खाना देते और ना उसे सुकून से रहने देते थे। सिया रोते रोते बर्तन धो रही थी और भगवान से मन ही मन शिकायत भी कर रही थी। कुछ देर बाद कामिनी किचन में आई और सिया को देख के बोली, सारा काम करके खाना भी बना देना, उसके बाद तुझे जो करना हो करती रहना। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर तुझे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, तो पहले घर का काम करके हमारे लिए खाना बना के जाना, नहीं तो मैं तुझे ना कॉलेज जाने दूंगी और ना घर से बाहर एक कदम भी रखने दूंगी, समझी? और अगर तू अभी तक नहीं समझी है तो कल रात की सज़ा याद कर लेना। बोल के वो ग्लास को उसके ऊपर फेंक के वो आ से चली गई और ग्लास सीधा जाके सिया के माथे पर लगा, जिससे उसकी जोर से आह निकल गई। अगली सुबह एक बड़े से बंगलो में, जो दिखने में बहुत सुंदर था, उसी बंगलो के सबसे बड़े लग्जरियस रूम में एक लड़का शर्टलेस होके पेट के बल सो रहा था। तभी टेबल पर रखा उसका फोन रिंग करने लगता है। वो लड़का जो सो रहा था, उसने बिना आंख खोले ही हाथ बढ़ा के फोन को कान से लगा लिया। सामने से कुछ सुना, जिसे सुन के उसकी आंख एक झटके में खुल जाती है और वो बेड पर बैठ जाता है। वो कोई और नहीं, अद्विक महाजन था, जो अपने बंगलो में था। उसने सामने वॉल क्लॉक में टाइम देखा और वो जल्दी से वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह रेडी होके रूम से बाहर निकल जाता है। सिया 1 घंटे में अपना सारा काम खत्म करती है और कॉलेज जाने के लिए घर से निकल जाती है। सिया जब घर से बाहर आई तो उसे निक्की अपने घर के बाहर खड़ी दिखी, जो उसका ही इंतजार कर रही थी। सिया उसके पास जाके बोली, निक्की। निक्की, जिसका ध्यान सामने आती जाती गाड़ियों पर था, सिया की आवाज़ सुन उसे पलट के देखती है। सिया को दुपट्टे से खुद को पूरा कवर देख के वो उसे अजीब तरह से देख के बोली, सिया, तुमने ये दुपट्टा ऐसे क्यों लिया है? देखो अभी कितनी गर्मी भी है और तुम ऐसे पूरा ओढ़ रखी हो। सिया उसे बोली, गर्मी है इसीलिए मैंने इसे ऐसे ले रखा है। देख ऊपर धूप कितनी है। अब चल, कॉलेज के लिए देरी हो रही है, बातें करके लेट मत कर। निक्की ने उसकी बात सुनी और मुंह बनाया। फिर वो दोनों ही कॉलेज के लिए निकल गईं। सिया ने दुपट्टे से अपने जले हुए जख्मों को छुपा रखा था, वरना निक्की को उसके लिए बुरा लगता और वो सबके सामने भी ऐसे ही नहीं जा सकती थी। यही सोच के उसने अपने दुपट्टे को खुद पर अच्छे से शॉल की तरह ले रखा था। आधे घंटे बाद सिया और निक्की दोनों बड़े से गेट के बाहर खड़े थे। वो कॉलेज का बड़ा सा लोहे का ब्लैक कलर का गेट था। उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जहां कॉलेज का नाम लिखा था, KS यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज अद्विक का था और उसके दादाजी ने इसे तब बनवाया था जब अद्विक का जन्म हुआ था।
कॉलेज का नाम भी उसके ही नाम के पहले लेटर से है। सिया और निक्की दोनों कॉलेज के गेट के अंदर जाने लगी। वो आधे की क्या बहुत भीड़ थी। अभी स्टूडेंट्स आ रहे थे। किसी की कार अंदर जा रही थी, कोई पैदल चल के आ रहा था। इस तरह से काफ़ी भीड़ थी। सिया चारों तरफ देख के निक्की से बोली, निक्की, ये तो बहुत बड़ा है। देख यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं यार। निक्की उसका हाथ पकड़ के बोली, हाँ, ये बड़ा और अच्छा कॉलेज है ना वो, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही एडमिशन लेते हैं। और यहाँ हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। इस कॉलेज में सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। वो दोनों सब कुछ देख के खुश होते हुए अंदर जा रही थी। वो दोनों जैसे ही कॉलेज कैंपस में पहुंची, वो आ खड़ी कुछ लड़कियां उन दोनों को अजीब नज़रों से देखने लगीं, जैसे वो दोनों इंसान ना होकर कोई एलियन हो। उन लड़कियों ने शॉर्ट और एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी थी और चेहरे पर मेकअप भी किया था। साथ में कुछ ज्वेलरी भी पहन रखी थी। वो सिया और निक्की को अजीब तरह से देख एक दूसरे से बातें कर रही थी। एक बोली, यार चेतना, देख तो कैसी लड़की है। लगता है अब कॉलेज में भिखारी भी एडमिशन लेने लगे हैं। दूसरी उसकी बात सुन के मुंह सिकोड़ के बोली, हाँ किंजल, तुम सही बोल रही हो। अब हमें अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करके आना होगा, नहीं तो क्या पता इनके साथ आए जर्म हमसे चिपक जाएं। उसकी बात सुन के बाकी दो और लड़कियां जो खड़ी थीं जोर से हंसने लगीं और हंसते हुए सिया और निक्की को घूरते हुए वो आ से चली गईं। सिया और निक्की दोनों ने उनकी सारी बातें सुनी थीं। निक्की तो उनका मुंह तोड़ने जाने वाली थी, पर सिया ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। निक्की अपने दांत पीस के ही खड़ी रह गई। उनके जाने के बाद निक्की ने गुस्से से सिया को देखा तो सिया ने उसका हाथ छोड़ दिया और नॉर्मल आवाज में बोली, निक्की, तुम जानती हो हमें यहाँ स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला है। हमें इन लड़कियों के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी हम यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आए न हैं, ये कि इन नक्चर ही लड़कियों के मुंह लगने। इसीलिए क्लास में चलो अब, नहीं तो पता चले हमारा पहला लेक्चर ही छूट गया और प्रोफेसर से पहले दिन डांट पड़ गई। उसकी बात सुन के निक्की भी अब अपने गुस्से को शांत करके बोली, हाँ हाँ, तू ठीक बोल रही है, चल जल्दी। कहते हुए उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी जल्दी कॉरिडोर से होके अपनी क्लास की तरफ ले जाने लगी। वो ही कॉलेज के बाहर आके एक बड़ी सी चमचमाती लैम्बोर्गिनी रुकती है। उसमें से अद्विक अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगा के अपने सूट के बटन को बंद करते हुए स्टाइल से बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक रौब था, अलग ही चमक थी जिसे देखते ही वो आ खड़े सभी स्टूडेंट्स की नज़रें उस पे जम जाती हैं, खासकर लड़कियों की। वो तो उसे अपनी लार टपकाती नज़रों से देख के आहें भर रही थीं। अद्विक इन सब से बेखबर कॉलेज के अंदर कदम बढ़ाने लगता है। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी उसे घेर के चल रहे थे और वो अपनी पैंट की पॉकेट में एक हाथ डाले रौब से आगे बढ़ा कर रहा था। सबकी नज़रें बस अद्विक के हैंडसम चेहरे पर थीं, जिस पे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, और अगर कुछ था तो वो गुरूर और घमंड। वो कॉलेज कैंपस में पहुंच के अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा। तभी कोई दौड़ते हुए उसके पास आने लगा। अद्विक उस शख्स का चेहरा देख पाता उससे पहले ही वो शख्स आके उसके सीने से चिपक जाता है और खुशी से बोलता है, ब्रो, आप आ गए। वो आ खड़े सबकी आंखें हैरानी और जलन में फटी की फटी रह गईं। कॉलेज कैंपस, अद्विक महाजन की एंट्री। सूरज की किरणें जब चमचमाती लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर की बॉडी से टकराईं तो पूरे कॉलेज कैंपस में एक अलग ही माहौल बन गया। हर कोई अपनी जगह पर ठिठक गया। कार के डोर्स ऊपर उठे और अंदर से एक लंबा, रौबदार और हैंडसम शख्स बाहर निकला। अद्विक महाजन। ब्लैक शेड्स, महंगा टेलर मेड सूट, शान से चलने का अंदाज, हर चीज में रॉयल्टी झलक रही थी। लड़कियों की सांसें थम गईं। लड़के खुद को उसके सामने छोटा महसूस करने लगे। अद्विक ने अपनी वॉच पर नजर डाली, फिर चारों तरफ एक नजर डाली। उसके पीछे चार बॉडीगार्ड्स बिल्कुल साये की तरह चल रहे थे। ये कॉलेज किसी और का नहीं, खुद अद्विक महाजन का था। वो यहाँ पढ़ने नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बहन मीरा के बुलाने पर आया था। भैया! अचानक तेज कदमों की आहट आई और एक लड़की दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। अद्विक को देखने के बाद मीरा ने किसी की परवाह किए बिना उसे गले लगा लिया। मीरा महाजन घमंडी, जिद्दी और उतनी ही शरारती।
कॉलेज की सबसे स्टाइलिश और पॉपुलर लड़की, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, उसका भाई अद्विक। तुमने सच में मेरी रिक्वेस्ट मान ली? तुम यहाँ आ ही गए, मीरा ने खुशी से कहा। अद्विक ने हल्का स्mirk दिया। तुम्हारी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। मीरा अद्विक को कॉलेज के अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ी। दोनों साथ चल रहे थे और पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स भी। क्लासरूम का डोर अचानक खुला और एक लड़की तेजी से बाहर निकली। तेज कदम, घबराया हुआ चेहरा और किताबें हाथ में। वो इतनी तेज थी कि सीधा अद्विक से टकरा गई। धड़ाम! लड़की का बैलेंस बिगड़ा, किताबें जमीन पर गिर गईं और वो गिरने वाली थी कि अद्विक ने एक झटके में उसकी कमर पकड़ ली। वही स्पर्श, वही एहसास। एक सेकंड, अद्विक का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। वो उसे पहचान गया। ये वो ई है। वो ई लड़की जिसके साथ वो उस रात क्लब में था, जिसके साथ उसने एक पागलपन भरी रात बिताई थी। पर वो उसे पहचान नहीं रही थी। सिया का गुस्सा। सिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अद्विक की गहरी आंखों से टकराई। तुम ध्यान से नहीं चल सकते? वो झुंझला उठी। अद्विक उसे देखता ही रह गया। वो लड़की जो कुछ घंटे पहले उसकी बाहों में थी, अब उसे अजनबी की तरह देख रही थी। क्या? सिया ने अद्विक के चेहरे की तरफ देखा, फिर घूरते हुए उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। अद्विक के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो इस तरह घबराई हुई थी जैसे उसे याद ही नहीं कि वो कौन है। इंटरेस्टिंग, उसने खुद से कहा। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, सिया ने उसे गुस्से में धक्का दे दिया। अद्विक शॉक्ड रह गया। अद्विक, जो अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था, सिया के धक्के से 2 कदम पीछे चला गया। पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा गया। ये लड़की अद्विक महाजन को धक्का दे रही है। मीरा की आंखें गुस्से से फैल गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरा कॉलेज सन्न रह गया। लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजरें सीधी अद्विक की गहरी आंखों से टकराईं। वो कुछ पलों तक कुछ बोल ही नहीं पाई। अद्विक ने उसे पकड़ रखा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा और एक्सप्रेशनलेस था। लड़की हड़बड़ाते हुए खुद को अलग करती है। तुम ध्यान से नहीं चल सकते? मीरा ने आंखें तिरछी कर उसे देखा और घमंडी लहजे में बोली, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? लड़की ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ जानती हूं। कोई खुद को बहुत बड़ा समझता है ना? पूरे कॉलेज में फुसफुसाहट फैल गई। पर अद्विक, अद्विक अभी भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में जलती हुई बेचैनी थी। तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? अद्विक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मेरी बेबी डॉल। अब तो बिल्कुल भी नहीं। अद्विक की नजरों में जो छुपा था वो अब और ज्यादा गहरा गया। सिया तेजी से अपनी जगह से हटने लगी, लेकिन अद्विक की पकड़ अब भी उसकी कलाई पर थी। उसके करीब खड़े होते ही उसकी हल्की सी हलचल से दुपट्टा थोड़ा खिसक गया और तभी अद्विक की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी। वो ही ठहर गया। उसकी आंखें उस लाल जले हुए निशान पर अटक गईं जो गर्दन से होते हुए कॉलर बोन तक फैला था। उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। सिया को एहसास हुआ कि अद्विक की नज़रें उसके जख्मों पर टिक गई थीं। वो घबराकर जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी, मगर अद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ सख्त थी, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उससे भी ज्यादा। ये क्या है? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी सख्ती थी। सिया ने उसकी आंखों में देखा, जहां एक अलग ही आग थी। तुमसे मतलब? उसने अपनी आवाज़ को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन हल्की सी कंपी अद्विक से छुप नहीं सकी। अद्विक ने उसकी कलाई और टाइट पकड़ ली और उसके चेहरे के बिल्कुल पास झुकते हुए बोला, ये किसी हादसे का निशान नहीं लगता बेबी डॉल। ये किसी की दरिंदगी की निशानी है। किसने किया ये? सिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटते हुए बोली, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? अद्विक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसकी आंखों में कुछ उबाल सा था। मैं कौन हूं ये जानने के लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
उसने अपनी ब्लैक शेड्स उतारकर आंखों में ही उसे कैद कर लिया। और जहां तक तुम्हारे इन जख्मों की बात है, मुझे ये जवाब चाहिए बेबी डॉल। तुम्हारी मर्जी से दो, या फिर मैं खुद पता लगा लूंगा। सिया को अद्विक की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी सांसें अटक गईं। वो इस आदमी की पागलपन भरी पकड़ से अनजान नहीं थी, मगर इस बार उसकी नज़रों में कुछ और था। जुनून, गुस्सा और परवाह। सिया ने नज़रें फेर लीं, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर वो पलटी और वो आराम से निकल गई। मगर अद्विक वो ही खड़ा रहा। उसकी नज़रों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, सिया। फर्क पड़ता है बेबी डॉल, और बहुत जल्दी तुम खुद इसे मानोगी। सिया के जाने के बाद भी अद्विक अपनी जगह पर खड़ा हल्की डेविल स्माइल के साथ उस रास्ते की तरफ देख रहा था जहां से सिया अभी अभी गुस्से में चली गई थी। हवा में अब भी उसकी खुशबू बाकी थी, और अद्विक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खतरनाक लेकिन जुनूनी। उसने अपनी जैकेट की स्लीव ऊपर चढ़ाई, अपनी उंगलियां चटकाईं और सिर थोड़ा झुकाकर एक शैतानी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, बेबी डॉल, जितना दूर जाने की कोशिश करोगी उतनी ही करीब आओगी। खेल अभी शुरू हुआ है। फिर उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, नंबर डायल किया और एक ठंडे मगर सख्त लहजे में बोला, ढूंढो उसे। उसकी पूरी जिंदगी की डिटेल्स चाहिए मुझे। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कब अकेली होती है, सब कुछ। और हाँ, जिसने उसके जिस्म पर वो घाव दिए हैं उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा कि वो तड़पते हुए मेरे आगे दया की भीख मांगेगा। फोन कट करते ही अद्विक ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी आंखों में अलग ही ठंडक थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो शिकार बहुत जल्द उसके जाल में फंसने वाला है। वो अपनी जेब में हाथ डालते हुए हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, सिया, तुम मेरी हो, और जो मेरा होता है उसे छीनने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अद्विक के लफ्ज अब भी वो आ की हवा में गूंज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही जुनून था। वो अपनी जगह से हिला नहीं, बस उसी रास्ते को देखता रहा जहां से सिया अभी अभी गई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर धकती आग उससे कहीं ज्यादा गर्म थी। कुछ सेकंड्स बाद उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। कॉल बैक आ चुका था। उसने कॉल रिसीव करते ही बिना किसी भाव के ठंडे लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से किसी ने जवाब दिया, और अद्विक के होंठों पर वो ई शैतानी स्माइल लौट आई। उसने धीरे से जवाब दिया, बढ़िया, अब खेल दिलचस्प होगा। उसने फोन काटा और एक लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों की उंगलियां चटकाईं। फिर अपनी जैकेट ठीक करते हुए हल्के कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार तक पहुंचने से पहले उसे और उलझने देना चाहता हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, और होंठों पर वो ई मध्यम मुस्कान जो खतरे का सिग्नल देती थी। उसने धीमे से बुदबुदाया, अब देखता हूं मेरी बेबी डॉल कब तक बच पाती है। अद्विक की आंखें अब भी उसी रास्ते पर टिकी थीं जहां से सिया गई थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अपनी जैकेट के कॉलर पर चली गईं, और होंठों पर वो ई डेविल स्माइल थी, खतरनाक लेकिन आकर्षक। हवा में सिया की मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन अद्विक के भीतर अब एक अलग ही आग भड़क रही थी। तब उसका फोन फिर से बजा। उसने बिना देरी किए कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, बॉस, जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई है। घाव देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी चाची कामिनी और उसकी बेटी सोनी है। अद्विक की आंखों में एक पल के लिए ठंडा अंधेरा छा गया। उसकी उंगलियां फोन पर कस गईं और उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। परिवार के ही लोगों ने उसे दर्द दिया, पर अब मैं उन्हें ऐसा दर्द दूंगा, इतना तड़पाऊंगा कि उनका वजूद तक मिट जाएगा। दूसरी तरफ से आदमी ने पूछा, आगे क्या करना है बॉस? अद्विक ने सिगरेट निकाली, हल्की आग जलाकर उसका धुआं हवा में फेंका और फिर गहरी आवाज में जवाब दिया, उन दोनों माँ बेटी का एक एक कदम ट्रैक करो।
मुझे पता होना चाहिए कि वो कब, कहाँ और किसके साथ होती हैं। और हाँ, उसने हल्की हंसी के साथ बोला, सिया को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब सज़ा मिले तो वो भी देखे अपनी आंखों से। फोन कट करके अद्विक ने अपने हाथ पीछे बांधे और हल्के कदमों से आगे बढ़ाते हुए फुसफुसाया, कामिनी, सोनी, अब खेल तुम्हारे लिए शुरू हुआ है और मैं वो प्लेयर हूं जिससे जीतना नामुमकिन है। अद्विक की आंखों में अब एक अलग ही ठंडापन था, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार की पूरी जानकारी मिल गई हो। उसने अपने आदमी को कामिनी और सोनी की हर हरकत पर नजर रखने का हुक्म दे दिया था, लेकिन सिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। उधर सिया अपने घर पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें अब भी गुस्से से भरी थीं, लेकिन दिल कहीं ना कहीं बेचैन था। अद्विक की वो शैतानी स्माइल और उसकी आंखों में दिखा अजीब सा जुनून उसे अब भी महसूस हो रहा था। पागल है वो, सिया ने खुद से बड़बड़ाया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि असली पागलपन तो अब शुरू होने वाला था। कामिनी का कमरा। सोनी शीशे के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी, जबकि कामिनी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में संतुष्टि थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि किसी और की नज़र अब उस पर पड़ चुकी है। तभी फोन की घंटी बजी। कामिनी ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक अजनबी की आवाज़ आई, तुमने जो किया उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा और जल्दी से पूछा, कौन हो तुम?" दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई और फिर एक ठंडा लेकिन सख्त जवाब, तुम्हारा बुरा वक्त। फोन कट हो चुका था। कामिनी ने घबराकर सोनी की तरफ देखा। कोई हमें देख रहा है, कोई हमें देख रहा है, सोनी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान अब आने वाला था। उसने फोन बंद किया और हल्की मुस्कान के साथ अपने आदमियों की तरफ देखा। अब बस इंतजार करो, ये खेल अब और दिलचस्प होगा। कामिनी ने कांपते हाथों से फोन टेबल पर रखा। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। सोनी ने हैरानी से पूछा, माँ, क्या हुआ? कौन था फोन पर? कामिनी ने गहरी सांस ली और दबे लहजे में कहा, कोई था जिसने सिर्फ इतना कहा कि अब हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सोनी हंसने लगी। अरे माँ, कोई मजाक कर रहा होगा, इतना डर क्यों रही हो? कामिनी ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं सोनी, ये कोई मजाक नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई हम पर नजर रख रहा है। रात के गहरे अंधेरे में एक काली कार कामिनी के घर के बाहर रुकी। कार के अंदर अद्विक आराम से बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। उसने अपने आदमी को कुछ इशारा किया। कुछ ही सेकंड्स बाद कामिनी के घर के अंदर एक हलचल हुई। खिड़की के पास रखी फूलों की टेबल अचानक जोर से गिर गई। कामिनी और सोनी घबराकर दौड़ती हुई वो आस पहुंची, लेकिन वो आई कोई नहीं था। सोनी ने गुस्से में कहा, यह सब क्या हो रहा है? कामिनी की नज़र दीवार पर गई, जहां लाल रंग से कुछ लिखा था, हर घाव का हिसाब होगा। कामिनी और सोनी की आंखें डर से फैल गईं। अद्विक कार के अंदर से देखता हुआ हल्की हंसी के साथ कहा, बस इतना ही काफी नहीं, आगे देखो होता है क्या। अगली चाल और भी ज्यादा खतरनाक होगी। सूरज की पहली किरणें सिया के छोटे से घर की टूटी फूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। यह घर, जो असल में उसका था, लेकिन फिर भी वो इसमें किसी नौकर से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी माँ बाबा के गुजर जाने के बाद से कामिनी और उसका परिवार इस घर में जैसे हक से बस गए थे, और सिया बस एक परछाई बनकर रह गई थी, जिसे न यहां से निकाला जाता था, न ही जीने दिया जाता था। आज भी वो इसी सुबह थी। सिया आंखों में नींद लिए किचन में खड़ी थी, जब बाहर बैठे लोगों की आवाजें आईं। कामिनी अपने रोज के ठाठ में बैठी थी, और सोनी, जो हर दिन उसे नए तरीकों से सताने का मौका ढूंढती थी, टेबल पर पैर रखे मस्ती कर रही थी। चाय अभी तक नहीं आई? कामिनी की झुंझलाहट भरी आवाज आई। सिया जल्दी से उनके लिए चाय बनाने लगी। वो जानती थी कि अगर देर हुई तो फिर कोई न कोई बहाना बनाकर उसे पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन तभी, अरे,
एक झटके से सोनी ने अपना हाथ बढ़ाया और उबलती हुई चाय का कप सिया के हाथ पर पलट दिया। आह! तेज जलन से सिया का हाथ लाल पड़ गया। उसकी आंखों में पानी आ गया। दर्द उसकी नस नस में दौड़ गया और एक पल के लिए उसने खुद को संभालने के लिए काउंटर पकड़ लिया। लेकिन कामिनी और सोनी, उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। बल्कि सोनी तो और भी पास आकर होठों पर वही घिनौनी मुस्कान लिए फुसफुसाई, उप्स, मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर उसने एक नकली मासूमियत से अपनी आंखें मटकाईं और मज़े से चाय की चुस्की लेने लगी। कामिनी ने भी कोई परवाह नहीं की। बस एक नज़र सिया के जले हुए हाथ पर डाली और बेरुखी से कहा, देखो, जरा साफ सुथरा काम करो, तुमसे इतना भी नहीं होता। सिया ने अपने जलते हुए हाथ को छुपाने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से, दर्द से, बेबसी से। ये पहली बार नहीं थी था। यह घर जो कभी उसके माँ बाबा का था, अब उसके लिए एक जेल बन चुका था। लेकिन सिया जानती थी कि वो कहीं नहीं जाने वाली। ये घर उसका था, उसके माँ बाबा की आखिरी निशानी। इन जुल्मों से टूटने के लिए नहीं, बल्कि हर जख्म को अपनी ताकत बनाने के लिए वो यहाँ थी। तुम लोग जितनी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे हरा नहीं पाओगे, उसने मन ही मन ठाना, अपनी जली हुई हथेली को मुट्ठी में बदलते हुए। ये घर मेरा था, है, और हमेशा रहेगा। और एक दिन सबका हिसाब भी मैं ही चुकाऊंगी। अद्विक महाजन अपने बंगले के बड़े से जिम में खड़ा था। मिरर वॉल के बीच उसकी कसी हुई मसलस पसीने से चमक रही थी। वो अपनी टी शर्ट के स्लीव्स मोड़ते हुए डंबल उठाता, फिर एक बार अपने रिफ्लेक्शन को देखता। लेकिन उसकी आंखों में जुनून सिर्फ वर्कआउट का नहीं था, बल्कि सिया का था। हर बार जब वो अपनी मसल्स को और टाइट करता, उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंजता, अब बहुत हो गया बेबी डॉल, अब तुम्हें वो आ और नहीं रहने दूंगा। रैक से एक भारी वेट उठाता और बेंच पर लेटकर उसे ऊपर नीचे करने लगता। लेकिन उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम जितना खुद को इस घर में कैद रखोगी, उतना ही मैं तुझे खींचकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। सिया को उस घर में रखकर कामिनी और उसके परिवार ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अद्विक महाजन का उस पर हक था और वो हक कोई और नहीं छीन सकता था। बेबी डॉल, तेरा कैदखाना मैं बनूंगा, पर इस बार तुझे वो आहा दर्द नहीं मिलेगा, बल्कि तेरा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक आएगा। उठकर सीधा खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली और अपने पसीने को टॉवल से पोंछते हुए फोन उठाया। सब तैयारी कर दो, इस बार सिया खुद चलकर मेरे पास आएगी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरी चालों से। अद्विक महाजन का प्लान अब तैयार था और इस बार खेल सिर्फ सिया की तकलीफों का नहीं कीट होगा, बल्कि उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। अद्विक ने अपने पसीने से भीगे बालों को पीछे किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाने लगा। उसके चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वो जो चाहे हासिल कर सकता है। और इस बार उसकी चाहत सिर्फ एक थी, सिया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई। बॉस, हुक्म दीजिए। अद्विक ने अपने जबड़े को हल्का सा टाइट किया और खिड़की से बाहर देखते हुए रिसे का, मुझे सिया चाहिए, किसी भी हाल में। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, समझ गया सर, पर लड़की इतनी आसानी से साथ आने वाली नहीं है। अद्विक हल्के से हंसा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। जानता हूं, इसीलिए तो मुझे कोई आसान तरीका नहीं चाहिए। मुझे मजा तभी आएगा जब वो खुद चलकर मेरे पास आए। मतलब? अद्विक ने फोन अपने कान से हटाया, अपने बालों में हाथ फिराया और फिर ठंडी आवाज में जवाब दिया, मतलब ये कि उसके पास कोई और रास्ता बचे ही ना। घर उसका है, लेकिन वो महफूज नहीं, और मैं ही उसकी सबसे बड़ी पनाह बनूंगा। दूसरी तरफ से हामी भरते ही अद्विक ने फोन काट दिया और सामने लगे मिरर में खुद को देखा। अब खेल शुरू होता है बेबी डॉल। तेरा दर्द सिर्फ तुझे कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि मुझे तुझे पाने की और भी ज्यादा वजहें दे रहा है। वो एक लंबी सांस लेकर कमरे से बाहर निकला। अब उसे सिर्फ इंतजार था उस पल का जब उसकी पहली चाल चलेगी और सिया की दुनिया हिल जाएगी। उसे इस घर से निकलकर उसके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
सिया जैसे तैसे नाश्ता बनाकर टेबल पर रखती है। उसका हाथ अभी भी जलन से लाल था, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। कामिनी और सोनी अपनी चाय और पराठे का मजा ले रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा, अपने काम से काम रख। कामिनी की सख्त आवाज आई। सिया बिना कुछ कहे वो आराम से चली गई। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो बस और तकलीफ ही मिलेगी। अपने छोटे से कमरे में जाकर उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता, सफ़ेद दुपट्टा और सिंपल सी चोटी। उसने खुद को शीशे में देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो ही पुराना दर्द था। यह सब सोचने का वक्त नहीं है सिया, तुझे कॉलेज के लिए निकलना है, उसने खुद को समझाया। जल्दी से बैग उठाया और डोर खोला। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, दरवाजे के ठीक सामने निक्की खड़ी थी, बाहें मोड़कर। क्या हुआ, आज फिर देर? निक्की ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। सिया हल्की हंसी, लेकिन निक्की उसकी आंखों की थकान को देख चुकी थी। क्या हुआ, आज फिर कुछ किया उन लोगों ने? निक्की ने चिंता से पूछा। सिया ने सिर हिलाकर बात टाल दी। कुछ नहीं, चलो, देर हो रही है। निक्की जानती थी कि सिया हमेशा अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आज वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। ठीक है, चलो, वरना लेट हो गए तो वो कड़क टीचर फिर डांट लगाएगी। दोनों जल्दी से गली पार करते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी। सिया के कदम तेज थे, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक अनजान बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में एक नया तूफान आने वाला है, अद्विक महाजन का तूफान। सिया और निक्की ऑटो में बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। रास्ते में निक्की लगातार बातें कर रही थी, लेकिन सिया विंडो से बाहर देखते हुए खोई खोई सी थी। सिया, सुन भी रही हो? निक्की ने उसे हल्का सा झटका दिया। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि कल ग्रुप असाइनमेंट सबमिट करना है और तुझे अपनी हिस्सेदारी पूरी करनी है। कहीं फिर से अपने घर की टेंशन में मत भूल जाना। सिया ने सिर हिलाया। हाँ, याद है, मैं रात में पूरा कर लूंगी। निक्की ने उसकी आंखों की थकान देखी और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी सोचती हूँ, तू इतना सहती क्यों है? वो तेरा घर है और तेरा हक बनता है वो आज चैन से रहने का। सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। पर नहीं, तू तो बस चुपचाप सहती रहेगी, बिना कुछ कहे, निक्की झुंझलाकर बोली। सिया ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। सब ठीक हो जाएगा निक्की, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि वक्त ने पहले ही उसके लिए कुछ और तय कर रखा था। दूसरी तरफ अद्विक महाजन अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर देख रहा था। उसकी गाड़ी एक साइड में पार्क थी और उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। फिर वो दिखी, हल्के गुलाबी कुर्ते में, सफेद दुपट्टा उड़ता हुआ, चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में एक अनकही तकलीफ। बेबी डॉल। अद्विक के होठों से धीमे से उसका नाम निकला। उसकी आंखें संकरी हुईं और एक ठंडी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। अब बस बहुत हुआ बेबी डॉल, तू जितना इस दुनिया से भागने की कोशिश करेगी, उतना ही मैं तुझे अपनी दुनिया में खींचूंगा। अद्विक ने अपने फोन का एक बटन दबाया और दूसरी तरफ किसी ने रिसीव किया। काम शुरू कर दो, अद्विक की गहरी आवाज आई। फोन कट हो चुका था। सिया निक्की के साथ कॉलेज के बाहर ऑटो से उतरकर कॉलेज के अंदर जाने वाली थी कि तभी किसी ने एकदम से आकर उनका रास्ता रोक लिया। किसी को ऐसे सामने आने से एक पल को सिया और निक्की डर गईं, पर जब अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो निक्की तो उसे नासमझी से देख रही थी, पर वो ही सिया उसे गुस्से में घूर रही थी। वो शख्स कोई और नहीं अद्विक था, जो सिया के आने का वेट कर रहा था। उसने सिया को अपनी एक आई विंक कर दी, जिसे देखकर सिया को और भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस के बोली, तुम फिर से? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेरा रास्ता रोकने की? अद्विक के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो सिया की तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है कि निक्की, जो कब से खड़ी अद्विक को देखे जा रही थी, वो सिया के सामने आ गई और अद्विक को घूरते हुए बोली, ओए मिस्टर,
तुम जो कोई भी हो, मेरी सिया से दूर रहो। वो सिर्फ मेरी है। अगर उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। निक्की ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर अद्विक को दिखाने लगी। अद्विक, जो सिया की खुशबू को महसूस करने जा रहा था, ऐसे किसी को अपने सामने आने और उसे मेरी सिया बोलना अद्विक को गुस्सा दिला गया। उसके होठों पर जो डेविल स्माइल थी, अब वो गायब हो गई और अब उसका चेहरा सख्त हो गया। अद्विक ने निक्की को घूरा और अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। 2 बॉडीगार्ड्स आगे आए और निक्की को पकड़कर वो आह से ले जाने लगे। निक्की गुस्से में बोली, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे, कमी छोड़ो वरना मैं एक एक का मुंह तोड़ दूंगी। पर उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे वो आह से खींच कर ले जाने लगे। पर तभी सिया गुस्से में अद्विक से बोली, तुम हो कौन और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? छोड़ो मेरी दोस्त को। अद्विक, जिसकी नजरें सिया के ऊपर ही थीं, निक्की के सामने से हटते ही वो फिर से डेविल स्माइल लिए उसे देखने लगा। अद्विक सिया की तरफ कदम बढ़ाकर बोला, बेबी डॉल, शांत। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हारा गला दर्द करने लगेगा। सिया ने गुस्से में आगे बढ़ाकर अद्विक का कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोली, तुम हो कौन और मैं क्या करती हूं? क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? अद्विक, जो अब तक डेविल स्माइल कर रहा था, अब उसका चेहरा बिल्कुल कठोर हो गया। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके कॉलर को पकड़े, और आज इस पिद्दी सी लड़की ने उसकी कॉलर पकड़ ली। अद्विक की आंखें गुस्से में लाल हो गईं और वो सिया को गुस्से में घूरकर ठंडी आवाज में बोला, हाथ हटाओ। सिया ने उसे नासमझी में देखा पर उसने अपने हाथ नहीं हटाए। अद्विक एक बार फिर बोला, आई सेड लीव योर हैंड फ्रॉम माई कॉलर। उसकी गुस्से भरी ठंडी आवाज को सुनकर सिया अंदर तक कांप गई। उसके हाथ उसकी कॉलर पर ढीले पड़ गए। तभी अद्विक ने उसके हाथों को जोर से झटका, जिससे सिया गिरते गिरते बची और उसका दुपट्टा हवा में लहराने लगा। उसकी आंखों में डर आ गया। सिया का दिल अनजाने डर से कांप उठा। उसने धीमे से अपने उड़ते हुए दुपट्टे को पकड़ लिया, मानो खुद को किसी तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम तुम अब क्या करने वाले हो? उसकी आवाज कांप गई, लेकिन आंखों में अभी भी वो जिद बाकी थी। अद्विक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी गहरी आंखों में एक अलग सी सनक झलक रही थी। जो मुझे करना चाहिए था वही करने वाला हूं, बेबी डॉल। उसने हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर की, जिससे सिया की नजरें मजबूरन उससे टकरा गईं। तभी अचानक ट्रिन ट्रिन, अद्विक का फोन बज उठा। उसने बिना नजरें हटाए कॉल रिसीव किया। सर, सब कुछ तैयार है। दूसरी तरफ से किसी की गंभीर आवाज आई। अद्विक के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने फोन कट कर दिया और सिया की तरफ झुका। अब ये दुनिया देखेगी कि अद्विक महाजन जब किसी को अपनी कैद में लेना चाहता है तो वो परिंदा बनकर भी उड़ नहीं सकता। सिया की सांस अटक गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की डोर अब किसी और के हाथ में जा चुकी थी। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथों में हल्की ठंडक थी, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। तुम ये सब क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांपी, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। अद्विक ने उसकी कलाई को हल्के से पकड़ा, लेकिन पकड़ में एक अजीब सी पकड़ थी, न तो ज्यादा सख्त न ही ज्यादा नरम। बेबी डॉल, मैं बस वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। तुम्हें ये दुनिया तकलीफ देती है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर कर दूंगा। उसने सिया को अपनी तरफ खींच लिया। उनकी नजरों के बीच कुछ सेंटीमीटर का फासला था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिया ने ठान लिया था। उसकी आंखों में अजीब सा इरादा था। अद्विक हल्का हंसा, मगर उसकी हंसी में मस्ती कम और चेतावनी ज्यादा थी। बेबी डॉल, तुम खुद चल कर नहीं आओगी तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी दुनिया ही बदल दूंगा। बोलकर उसने झटके में उसकी कलाई छोड़ी और वो आई से चला गया। सिया अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई और उसकी आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर गाल पर आ गई। तब से उसके पास भागती हुई निक्की आई और उसने सिया को चुपचाप खड़ा पाया तो उसने उसे कस के गले से लगाते हुए कहा, सिया, कुछ नहीं हुआ है, देखो, शांत हो जाओ, सब ठीक है।
सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भी निक्की की पीठ पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, निक्की देखना यार, सब लोग मुझे ही परेशान करते हैं। कोई मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता? मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? निक्की उसकी पीठ रब करते हुए बोली, सिया, शांत हो जा पहले, फिर पता करते हैं ये कौन है और क्यों उसने तेरा रास्ता रोका। बोलकर वो उसे चुप कराने लगी। अद्विक महाजन सिया को छोड़ वो आरी से अपनी महंगी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी में बैठकर चला गया था। ऐसे ही सारा दिन बीत गया और रात हो गई। सिया अपने घर आ तो गई थी, पर उसके दिमाग में अद्विक के कहे शब्द ही घूम रहे थे। वो अपने पुराने से बिस्तर पर बैठी खुद से बोली, वो पागल आदमी कौन था और क्यों मेरे पीछे पड़ा है? आखिर उसे मुझसे चाहिए क्या? कहते हुए उसे एकदम से कुछ ख्याल आया और वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, वो मेरे इस घर को मुझसे नहीं छीन सकते। मैं अपना ये घर उनको नहीं दूंगी। ये मेरे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। बाकी जो थोड़ा बहुत था वो सब चाची ने छीन लिया। अब बस मेरे नाम पर सिर्फ ये छोटा सा घर है जो मेरे माँ बाबा का है। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। और वो होते कौन है मुझसे मेरा घर लेने वाले? बेचारी सिया, उसका दिमाग भी कहा जा रहा है। अद्विक महाजन जिसके पास न जाने कितनी ही प्रॉपर्टी, हाउस, विला, बंगलो, कार, होटल्स, मॉल, टीसी कितने होंगे। पर सिया सोच रही है कि उसे उसका छोटा सा घर चाहिए। वो काफी देर तक अपने दिमाग में सोचती रही, पर उसे अद्विक का उसके साथ अजीब बिहेवियर समझ नहीं आया। तो वो चिढ़कर बोली, ये पागल आदमी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। अगर मैं डर गई तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा और मैं अपना घर उसे कभी नहीं दूंगी। हूं। बोलकर वो खड़ी हुई और अपने उस छोटे से स्टोर रूम से बाहर निकल गई। जब वो बाहर आई तो देखा कामिनी सोनी से कुछ कह रही थी और सोनी भी इंटरेस्ट लेकर उसकी बात सुन रही थी। तभी उसकी नज़र वो आज आती सिया पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशंस आ गए। सोनी ने कामिनी को देखा, जिसका सारा ध्यान अपनी बात बोलने में था। यह देख उसने एकदम से नाटक करना शुरू कर दिया। वो एकदम से दर्द होने का नाटक करने लगी और कराहते हुए बोली, माँ, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, कुछ करो। सोनी की ऐसी हालत देख कामिनी परेशान होने लगी। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी सिया पर गई। उसे वो आराम से खड़ा देख वो गुस्से से भर गई और जल्दी से चलकर आई और सीधा सिया के गोरे सुंदर गालों पर थप्पड़ मार दिया, जिससे सिया का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह टपकने लगे। वो ही कुछ दूरी पर बैठी सोनी को सिया की ऐसी हालत देख बड़ा मजा आ रहा था और वह स्माइल करते हुए सिया को देखे जा रही थी। सिया ने अपना हाथ तुरंत उस गाल पर रख लिया जहां अब भी कामिनी ने थप्पड़ मारा था। उसका गोरा गाल लाल हो गया था और उसके चेहरे पर कामिनी के हाथ की पांचों उंगलियां छप गई थीं। वो नासमझी और डरी नजरों से देखती रह गई। सिया अपने गाल पर हाथ रखे थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह बह रहे थे, पर किसी को भी उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। कामिनी ने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसे खींचकर सोनी के पास ले जाने लगी। बेचारी सिया की दर्द से आह निकल गई। उसे अपने बालों में बहुत दर्द हो रहा था कामिनी के ऐसे बालों को मुट्ठी में भरने से, पर कामिनी को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे खींचकर सोनी के पास लाई और झटके में उसे नीचे जोर से पटका तो सिया सोनी के पैरों के पास गिर गई। उसकी दर्द से चीख भी निकल गई थी, पर वो मौजूद किसी भी इंसान को उसके दर्द और आंसुओं से तो मतलब ही नहीं था। सिया अपने सिर को सहलाने लगी। उसे अपनी कमर में भी जोर से झटका लगा था। अभी वो खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि कामिनी की तेज आवाज आई, अब बैठ के ड्रामा क्यों कर रही है? जल्दी से मेरी बेटी के पैर दबा, उसे कितना दर्द हो रहा है। कितनी अजीब बात थी। सिया, जिसे सच में दर्द हो रहा था, उसकी पुरानी चोट अभी सही भी नहीं हुई थी कि आज फिर उसे नई चोट लग गई। उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बह रहे थे। उसका गाल पूरा लाल होकर सूज चुका था, पर उस बेचारी की तकलीफ ड्रामा लग रही थी। और खुद की बेटी, जो सिर्फ उसे सजा दिलवाने के लिए सच में ड्रामा कर रही थी, उसकी फिक्र हो रही थी। कैसी मतलबी दुनिया है और कितना खोखला रिश्ता था उस बेचारी का।
सच ही कहते हैं कि अगर जिसके माँ बाप हैं उसके पास प्रोटेक्टिव रिश्ते हैं तो सारी दुनिया उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। पर अगर यही रिश्ता उसके पास न हो तो दुनिया तो बाद में बुरी बनती है। पहले तो अपने खुद के खून के रिश्ते इतने बुरे बन जाते हैं कि उनको अपने रिश्तेदार या फैमिली कहने में भी शर्म आती है। और बेचारी सिया के साथ भी उसके परिवार के लोग ऐसा ही बुरा सुलूक कर रहे थे। सिया ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हाथों को सोनी के पैरों पर रखकर उन्हें धीरे धीरे दबाने लगी। कामिनी भी शातिर स्माइल करते हुए सोनी के पास बैठ जाती है। सोनी, जिसके चेहरे पर अभी एक टीजिंग स्माइल थी, मुस्कुराते हुए मन में बोली, बस ऐसे ही सिया, तू मुझे मेरे कदमों में चाहिए। मैं तुझे कभी खुद से आगे नहीं जाने दूंगी। बोलकर वो मन ही मन जोर जोर से हंसे जा रही थी और बेचारी सिया अपने दर्द को सहते हुए उसके पैर दबा रही थी। काफी देर तक अपने पैरों को दबवाने के बाद कामिनी भी अपने पैरों को उसके सामने करती है तो वो उसके पैर भी दबाने लगती है। ऐसे ही काफी रात हो जाती है। कामिनी फिर उससे पैर दूर करके सोनी को लेकर ऊपर बेडरूम में चली जाती है और वो अकेली रह जाती है सिया, जिसके अब तक बैठे बैठे पैर सुन्न हो चुके थे। वो धीरे से खुद को संभाल कर खड़ी होने लगी। तभी वो फिर से गिर गई। उसके पैर बहुत ज्यादा सुन्न हो गए थे। सिया अब रोते हुए अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी ताकि उसके पैर जल्दी ठीक हो सकें। 5 स्टार होटल, प्राइवेट रूम। इधर एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम के अंदर अड्विक अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो कुछ यूरोपियन क्लाइंट्स बैठे थे और उनके ही बीच बैठी थी एक लड़की, 22 साल के आसपास की। रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस, चेहरे पर बोल्ड मेकअप, कंधे तक आते बाल और उसकी स्किन फेयर थी। उसकी इंटेंस नज़रें अद्विक के ऊपर थीं। वो लड़की शायद उस यूरोपियन क्लाइंट की बेटी थी। वो एकटक अपनी इंटेंसिटी से अद्विक की सख्त और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी और उसके हैंडसम चेहरे को अपनी लस्टफुल नज़रों से घूरे जा रही थी। अद्विक बिना किसी भाव के अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी नज़रें अपने टैब में थीं। उसके पीछे उसका असिस्टेंट खड़ा था और वो धीरे धीरे टैब में देखते हुए अद्विक को कुछ बता रहा था। मीटिंग रूम में बिल्कुल शांति फैली थी। कुछ देर बाद अद्विक ने टैब को बंद किया और अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा, जहां 3 लोग बैठे थे, 2 आदमी और एक लड़की। उसने वो बैठे एक एज्ड शख्स को देखकर कहा, मिस्टर डारियो, मुझे आपके साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे माल और डिलीवरी सही और टाइम पर चाहिए। व्याट, आप जानते हो कि अद्विक महाजन को धोखा और देरी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको मेरे साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अभी पेपर साइन कर लेते हैं, और अगर आपको सोचना है तो आपके पास कल तक का टाइम है। आप मेरे असिस्टेंट को बता देना। अड्विक अपनी बात बोलकर चेयर से खड़ा हो गया। उसने एक बार भी वो आते स्कीनी की बैठी उस हॉट लड़की को देखा तक नहीं। लड़की बार बार कभी अपनी टंग को हल्का सा बाहर निकालकर होठों को लिक करती, कभी उन्हें अंदर की तरफ दबाती। वो ऐसे करके अद्विक का अटेंशन अपनी तरफ करना चाहती थी, पर अद्विक ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा था, जिससे उस लड़की को अब गुस्सा आने लगा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर मन में बोली, हाउ कुड यू डू दिस। फिर उसने अपने बगल में बैठे अपनी ही उम्र के लड़के को कोहनी मारी। लड़के ने लड़की को देखा तो उसने आंखों से उसे कुछ इशारा किया, जिससे लड़के के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। अद्विक बस वो आरित से जाने के लिए मुड़ा ही था कि एकदम से वो लड़का, जो मिस्टर डारियो के साथ वो आता आया था, बोला, मिस्टर महाजन, आप ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं? हम यहाँ बिजनेस पार्टनर बनने आए सदे हैं, साथ में बैठकर एक ड्रिंक तो कर ही सकते हैं। अद्विक का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और वो अपनी जगह पर रुक गया। उसने पलटकर कहा, मिस्टर ड्रोन, अभी हम बिजनेस पार्टनर बने नहीं हैं, तो साथ में ड्रिंक करने का तो सवाल ही नहीं। पहले डील साइन होगी, बाद में कुछ और। ये बोल के वो अब बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए उस रूम से बाहर निकल गया और उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी चला गया और पीछे हाथ और दांत पीसती रह गई। लड़की उसने गुस्से में टेबल पर रख ग्लास उठा के फेंक दिया। अब आगे क्या होगा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।